गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जीएस बाय डॉक्टर ज़ीशानुद्दीन। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, मतलब मौलिक अधिकार। ये मौलिक अधिकार क्या होते हैं, किस लिए काम आते हैं और मौलिक अधिकार को किस कंडीशन अबॉलिश किया जाता है, मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार, अमेंडमेंट करने का अधिकार किसके पास है, सब बात करेंगे आगे। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप लोग मेरे को व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हो और टेलीग्राम का लिंक है, इस टेलीग्राम के लिंक में आप लोग ज्वाइन हो सकते हो, जिसमें कि आपको डेली पीडीएफ प्रोवाइड की जाती हैं आपके टॉपिक वाइज। ठीक है, आगे देखते हैं। आज बहुत डीप पे समझेंगे, रिलैक्स होकर बैठिए, कोई ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की। ठीक है, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। आज टॉपिक देखने के बाद सबसे पहला काम आपका होगा कि एग्जाम के क्वेश्चन उठाना, कोई भी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, मौलिक अधिकार के ऊपर, आर्टिकल्स के ऊपर आप क्वेश्चन लगाना, कोशिश करना लगाने की। और आई एम डैम श्योर आप हर एक सवाल लगा पाओगे एग्जाम का मौलिक अधिकारों के ऊपर। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर मौलिक अधिकार होते क्या है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आर्टिकल के साथ साथ चलते जाएंगे। कहाँ से लिया था, क्यों लिया था, क्या कंडीशन है इसके अंदर, संविधान में कब आया। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए, हमारा संविधान, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, बात समझ ना। हमारे जो भारत का संविधान है, अगर पूछे दुनिया का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है, भारत का संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान। इट इज द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, पहला सवाल। ठीक है, क्यों बड़ा है, क्योंकि हमारे संविधान के अंदर बात करते, जो संविधान बनकर तैयार हुआ था उस टाइम हमारे संविधान में 22 भाग थे। कितने थे, 22 पार्ट थे, और आर्टिकल थे, इसके अनुच्छेद थे 395 उस टाइम। ठीक है, आज तो बदल चुके हैं संशोधन होने के बाद, आज भाग 25 हो गए हैं और हमारे पास आर्टिकल अनुच्छेद 465 हो गए, 465 आर्टिकल्स हो चुके हैं। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान इसलिए इंडिया का है। दुनिया का सबसे छोटा संविधान है अमेरिका का। ठीक है, मैंने क्या बोला, दुनिया का सबसे छोटा संविधान किसका है, अमेरिका का। और ये भी बोल सकते हैं दुनिया का सबसे पुराना संविधान भी अमेरिका का है। ठीक है, वो 1789 में वहाँ पर संविधान बनकर तैयार हो गया था, क्योंकि अमेरिका को जो आज़ादी मिली थी, स्वतंत्रता मिली थी अमेरिका को, वो मिली थी 1776 में स्वतंत्रता मिली थी, और 4 जुलाई को। ठीक है, अमेरिका स्वतंत्र हुआ था कब, 4 जुलाई 1776 को आज़ाद हुआ था। उसके बाद अमेरिकन में संविधान तैयार किया था 1789 में। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। मैंने दो चीज़ देखी, सबसे बड़ा संविधान इंडिया का, सबसे छोटा संविधान किसका है, अमेरिका का, इसमें से 7 आर्टिकल हैं। ठीक है, यहाँ पर। और अमेरिका का संविधान कब बनकर तैयार हुआ, 1789 में। और हम बात करते हैं अमेरिका आज़ाद कब हुआ था, 4 जुलाई 1776 में आज़ाद हुआ था। दुनिया का आलिखित संविधान है ब्रिटेन का, आलिखित, जो लिखा ही नहीं गया है। अगर पूछे दुनिया वो कौन सा देश है जो दुनिया का आलिखित संविधान है, वो है ब्रिटेन का। ठीक है, मतलब इंग्लैंड लंदन का आलिखित है, रानी ने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, हमारे पास हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। भाई, फंडामेंटल राइट्स को हम लोग बोलते हैं मौलिक अधिकार, हम लोग हिंदी में बोलेंगे इसको, फंडामेंटल राइट्स को मौलिक अधिकार बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे हम बात करेंगे कि अगर ये वाला जो मौलिक अधिकार है हमारे भारत के अंदर, ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर अमेरिका में इसको बोलते हैं बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं अमेरिका में। कुछ कंट्री ऐसी हैं जहां इनको बोलते हैं कॉमन राइट्स। ठीक है, और हमारे भारत में इसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, मतलब मौलिक अधिकार। हमारे मौलिक अधिकार, हमारे संविधान में जो 22 भाग थे, ठीक है, 22 भाग में कौन से भाग में आता है, भाग 3 में, पार्ट 3 में आता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन सीजीएल में आ चुका है, क्वेश्चन ये वाला पूछ चुका है, हमारे पास मौलिक अधिकार संविधान के कौन से भाग में है, कौन से पार्ट में है, पार्ट 3 में। ठीक है, अगर पूछे हमारे पास मौलिक अधिकार संविधान में कौन सा अनुच्छेद में है, कौन से आर्टिकल में है, आपको मौलिक अधिकार हमारे संविधान में आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 के बीच मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर है। कितने क्वेश्चन क्लियर हो गए। मौलिक अधिकार हमने किस देश के संविधान से लिया है, वो लिया है अमेरिका के संविधान से। अगला सवाल, मौलिक अधिकार संविधान के कौन से भाग में है, भाग 3 में है। अगला सवाल, मौलिक अधिकार हमारे पास कौन सा आर्टिकल से कौन सा आर्टिकल के बीच में, 12 से 35। ठीक, आगे देखते हैं। एक्चुअल मौलिक अधिकार होता क्या है। मौलिक अधिकार के अंदर मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ। हमारे पास कुछ राइट्स होते हैं, एक होते हैं पॉलिटिकल राइट्स, राजनीतिक अधिकार होते हैं पॉलिटिकल राइट्स। एक होते हैं सोशल राइट्स, सोशल राइट्स। एक होते हैं इकोनॉमिकल राइट्स। जो बच्चे हिंदी में हैं वो लोग टेंशन ना लीजिए, मैं हिंदी बताऊंगा इसकी। इसका मतलब क्या होता है समझाता हूँ, तीनों का मतलब। देखिए,
अगर हम बात करेंगे पॉलिटिकल राइट्स की, बात करते हैं भाई। पॉलिटिकल राइट्स होता है आपका राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार, सोशल राइट सामाजिक अधिकार होता है, और इकोनॉमिकल राइट होता है हमारे पास आर्थिक अधिकार होता है। याद रखना, हमारे पास पॉलिटिकल राइट की फ्रीडम को जो बचाता है वो बचाता है फंडामेंटल राइट, मतलब मौलिक अधिकार आपको राजनीतिक अधिकार को बचाता है। किसको? राजनीतिक अधिकार को मौलिक अधिकार बचाता है। और आपका रही बात सोशल मतलब सामाजिक और आर्थिक उसके अधिकार की, तो इसको बचाता है राज्य के नीति निदेशक तत्व। आपने सुना होगा डीपीएसपी कहते हैं इसको, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। ठीक है, अगर हम देखो, दोबारा बता रहा हूं, हमारे पास राजनीतिक अधिकार होते हैं उसको बचाता है कौन? हमारा मौलिक अधिकार। और हम बात करते हैं कि हमारे पास सामाजिक और आर्थिक अधिकार होते हैं, उसको कौन बचाता है? डीपीएसपी बचाता है। और आपको और आसान भाषा में आपको बताता हूं कि आपको भारत में रहते हो, भारत में हर इंसान को अपने मौलिक अधिकार के बारे में पता होना चाहिए। ये जीवन जीने का तरीका है। आपके पास क्या अधिकार दिए गए देश के अंदर, ये जानने का आप सबको अधिकार है कि क्या अधिकार है। जो आपका राइट है इस देश के अंदर, अगर आपका राइट कोई भी इंसान, कोई संगठन, कोई समाज अगर छीनता है, तो आपको उस अमौलिक अधिकार के आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो केस करने के लिए। ठीक है, और आपको यहाँ पर विद इन 90 डेज आपको उसका अधिकार का फैसला हो जाएगा और आपके मौलिक अधिकार जो छीना गया है वो आपको वापस मिलेगा। आगे बात करते हैं कैसे। जैसे हमने बात की थी यहाँ पर कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान के कौन से भाग में है? भाग 3 में है, ये आपके सामने है। कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद कौन सा है? 12 से लेकर 35, ये बता दिया मैंने आपको। इसके अलावा मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया, ये बता चुका। ठीक है, अब देखिए यहाँ से थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं। सबसे पहली बार क्या हुआ था? 1928 की बात करते हैं। मैं थोड़ा इसकी और बैकग्राउंड में जाता हूँ। ठीक है, आप सबको पता होगा 1928 से पहले एक 1919 में इंडिया में रॉलेट एक्ट आया था। रॉलेट एक्ट, ठीक है। रॉलेट एक्ट का मतलब क्या होता था कि वहां पर किसी भी इंसान को शक के बिहाफ पे, शक के बिना पे उस इंसान को पुलिस, जो अंग्रेज पुलिस थी, वो उठाकर ले जाती थी। नो अपील, नो दलील, नो वकील वाला कानून था। उस इंसान का कोई अधिकार ही नहीं था, किसी को भी उठाया और जेल में डाल दिया। ठीक है, सिर्फ शक है, कंफर्म नहीं है कि उसने क्राइम किया है या नहीं किया है। वो अधिकार मतलब इंसान के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया, और यहाँ बहुत ज्यादा तबाही, और इसी का कारण आगे रॉलेट एक्ट का ही कारण आगे क्या बना? जलियांवाला बाग हत्याकांड। वो आपका हिस्ट्री का पार्ट है, आप बहुत से लोगों को पता भी होगा, और जिसको नहीं पता है आगे वीडियो बना दूंगा उसकी, आपको और पता चलेगा हिस्ट्री के पार्ट में। आगे देखेंगे, जब यहाँ मौलिक अधिकार हमारे छिन रहे थे, हमारे पास कोई राइट नहीं था 1919 के अंदर, तो सबसे पहले नेहरू कमीशन ने एक रिपोर्ट बनाई, नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? 1928 में। ठीक है, उसने बोला था कि एक काम करो, आप लोग हमें अधिकार नहीं दे सकते। नेहरू कमीशन किसकी थी? मोतीलाल नेहरू की। याद रखना, मैंने उस दिन एक वीडियो में बता चुका हूँ आपको इसके बाद में। नेहरू कमीशन किसकी थी? मोतीलाल नेहरू की, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। अब हुआ क्या कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई, नेहरू कमीशन की। उन्होंने क्या बोला कि मतलब अंग्रेज सरकार के सामने डिमांड रखते हैं कि भैया एक काम करो, हमें तुम डोमिनियन स्टेट का राज्य दर्जा दे दो। डोमिनियन स्टेट का अधिराज्य, डोमिनियन को क्या कहते हैं? अधिराज्य, मतलब इंडिया में कब्जा पूरा आपका है। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ करो कि आधा अधिकार आपका हो, आधा भारतीयों का हो, आधा राज्य आपका, आधा राज्य हमारा, अधिकार दोनों का मिलजुल के चले। इंडिया के अंदर डोमिनेंट राज्य मतलब डोमिनेंट स्टेटस की मांग की, पर अंग्रेज सरकार ने मना कर दिया। ये बोला हम आपको आधा अधिकार नहीं दे सकते, आपको नहीं देंगे भारत में अधिकार। जब कब? 1928 में मना किया था। जब 1942 आया, 1942, तो अंग्रेज खुद आए थे क्रिप्स मिशन प्लान में, भैया आधा अधिकार ले लो, पर हमने मना वहां किया था। वो आगे की बात है, आगे देखेंगे। मतलब इसमें जब डोमिनेंट आधे राज्य की बात करें तो उन्होंने सोचा था कि आधा अधिकार मिल जाएगा तो हमें एक कंडीशन मिलेगी, हमें वोट देने का अधिकार मिल जाएगा। लिखा है यूनिवर्सल सफरेज, मतलब होता है वोट देने का अधिकार। ठीक है, हमें वोट देने का अधिकार मिलेगा, मतलब हमारा कुछ ना कुछ मौलिक अधिकार बचेगा, ऐसा उन्होंने सोचा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? इस बात के अंदर क्या नाम है, उन लोगों ने तो नहीं माना, पर इन लोगों ने अपने कुछ मौलिक अधिकार तैयार किए हुए थे कि हम उसको लागू करेंगे। बाद में 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी की बात करते हैं, उस टाइम 1931 में कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, उस टाइम उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ मौलिक अधिकारों को उसमें लागू करने, कांग्रेस के अंदर लागू करने की घोषणा की थी 1931 में, पर हम देश में लागू नहीं कर सकते, देश गुलाम था हमारा। ठीक है, अंग्रेजों का उस टाइम। उसके बाद हमने क्या किया? हमने कुछ कंट्री से प्रेरणा ली। बाद में संविधान सभा बैठी थी जब 46 के अंदर, आपने सुना होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, उसके अंदर हमने फिर इस बात को दोबारा रखा, 1928 1931 वाली बात को, उन सबको जोड़ मोड़ के हमने संविधान के अंदर बात की। ठीक है,
फिर जो संविधान बनाने का जो अधिकार दिया गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, वो अंबेडकर जी को दिया गया था, ठीक है। और अंबेडकर जी की जो कमेटी थी जिसने उन्होंने संविधान बनाया था उसका नाम था प्रारूप समिति। अंबेडकर जी ने जिस समिति के द्वारा, जिस कमेटी के द्वारा संविधान बनाया था उसको प्रारूप समिति कहते थे, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। इंग्लिश में बोलते थे इसको ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर अब संविधान बनता था तो वहां पर क्या होता है, वोटिंग होती थी। जैसे मान लो कोई एक आर्टिकल आया, एग्जांपल लेते हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था हमारे पास एक आर्टिकल आया, उस आर्टिकल में पूरे जितने भी लोग बैठे थे सब में चर्चा होती थी इस आर्टिकल पे, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हो सकते हैं, इसके फायदे नुकसान क्या हो सकते हैं इसके अंदर। जैसे हमारे पास बात करते हैं कि हमारे संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार है 12 से लेकर 35 आर्टिकल के, वो एक बार में नहीं जुड़े, ठीक है। सबसे पहला ड्राफ्ट किया, पहली बार में बनाया उन्होंने फरवरी 1948 में, कुछ मौलिक अधिकार जोड़े, ठीक है। उसके बाद दूसरी सीटिंग हुई, दूसरी बार बैठे वो लोग बनाने के लिए, तो फिर 17 अक्टूबर 1948 को दूसरी बार कुछ मौलिक अधिकार और जोड़े, और आखिरी में अंत में तीसरी ड्राफ्टिंग के बाद 26 नवंबर 1949 जिस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, जिस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था 1949 में और 26 नवंबर को, ठीक है, उस दिन इन्होंने फाइनली कुछ आर्टिकल जोड़े जिससे कि हमारे मौलिक अधिकार तैयार हो गए। और आपको पता होगा 26 नवंबर 1949 को, मतलब 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था। तो संविधान उस दिन बनकर तैयार हुआ, इसलिए 26 नवंबर को हर साल हम संविधान दिवस मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डे बनाते हैं। आपको इतनी बात पता होगी, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा संविधान दिवस कब मनाते हैं, 26 नवंबर को, ठीक है। आगे देखते हैं। एक्चुअली क्या था कि हमारे पास कुछ मौलिक अधिकार थे, जैसे हमारे पास उस टाइम 7 मौलिक अधिकार थे। संविधान जब बनकर तैयार हुआ था उस टाइम 6 मौलिक अधिकार नहीं 7 थे, ठीक है। जैसे हमारे पास पहला मौलिक अधिकार राइट टू इक्वालिटी, मतलब समानता का अधिकार, समानता का अधिकार या समता का अधिकार, या आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक पड़ता था ये वाला, ठीक है। यहाँ पर अब सवाल आता है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, ये 19 से लेकर 22 आर्टिकल तक था ये वाला, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसको कहते थे हम शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। जो हमारे आर्टिकल में आता था ये आता था 23 और 24 के अंदर, 23 और 24 आर्टिकल के अंदर शोषण के विरुद्ध अधिकार आता था। उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारा आर्टिकल आता था 25 से लेकर 28 तक आता था, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और ये आर्टिकल आता था हमारे पास, को कहते हैं हमारा सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये आता था 2930 में आता था। और उसके बाद हमारे पास लास्ट में संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसको हिंदी में बोलते हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार, आर्टिकल 32 से लेके 35 तक ही आता है संवैधानिक उपचार का अधिकार। अब देखिए 30 के बाद 32 आ रहा है, 31 तो गायब है। जब 31 गायब था तो 31 आर्टिकल 7वां मौलिक अधिकार ये वाला था हमारे पास, इसको कहता है राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। जब ये अधिकार आपको सारे आर्टिकल कराऊंगा तो आपको 31 आर्टिकल में भी आएंगे, बताऊंगा क्यों समाप्त किया गया और ये अब कहाँ गया, ठीक है। 7वां मौलिक अधिकार ये था, जब संविधान की शुरुआत हुई थी उस समय मौलिक अधिकार की संख्या कितनी, 7, उस टाइम 7 फंडामेंटल राइट थे। पर आज वर्तमान की बात आपसे कोई पूछता है कि हमारे पास वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं, आप बोलोगे 6, देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पर और देखिए साइड में लिखा भी है ये रहा, ठीक है, लिखा हुआ आर्टिकल 14 से 18, 19 से 22, 23 24, 25 से 28, 29 30 और 31 गायब है। और ये वाला लास्ट में आप देख रहे हो, इसके बारे में आपने देखा होगा। चलिए देखते हैं आगे। पहला मौलिक अधिकार है हमारा राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, इसमें आर्टिकल 14 से 18 तक आता है। अब सवाल आता है भैया, मैंने आपको भी बताया कि हमारे मौलिक अधिकार 12 से लेके 35 तक हैं, ठीक है। अब जब 12 से 35 तक है और मैं शुरुआत 14 से कर रहा हूँ, याद रखना 12 और 13 का ज़्यादा यूज़ नहीं है। क्यों नहीं है, इंपॉर्टेंट ये भी है, पर मौलिक अधिकारों की श्रृंखला में इसको इंपॉर्टेंट काउंट नहीं करते। क्यों, क्योंकि आर्टिकल 12 में सिर्फ राज्य की परिभाषा दी है, मतलब आपका डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, मतलब राज्य की परिभाषा कहाँ दी है, आर्टिकल 12। अब सवाल आता है भैया राज्य की परिभाषा क्यों दी है, क्यों, इसलिए दी है क्योंकि जिस टाइम संविधान बनकर तैयार हुआ था उस टाइम जम्मू कश्मीर को राज्य नहीं माना गया था, जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं माना गया था जब संविधान बनकर तैयार हुआ था। उसके बाद जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान था उस टाइम पर। आज हमारे पास कंट्री में 2019 के बाद हमारे पास संविधान एक हो गया पूरी कंट्री में, हर स्टेट के अंदर, और जम्मू कश्मीर अब कोई राज्य नहीं रहा, अब वो केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी बन चुका है। देखिए बात समझेंगे, मैंने बताया आपको कि राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में दी है, इसको ध्यान से समझना, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। राज्य की परिभाषा मतलब डेफिनेशन ऑफ द स्टेट 3 जगह दी है संविधान में, आर्टिकल 12 अनुच्छेद 12 में दी है, अनुच्छेद 36 में मिल जाएगी आपको,
और अनुच्छेद 151 में मिल जाएगी। ठीक है, मतलब राज्य की परिभाषा बात करते हैं, मतलब डेफिनेशन ऑफ द स्टेट कहाँ लेके, आर्टिकल 12, 36 और 151 में, ये 3 आर्टिकल में मिलती है राज्य की परिभाषा। एग्जाम में पूछता है राज्य की परिभाषा हमारे संविधान में कितनी जगह दी है, 3 जगह, ऑप्शन 1 2 3 4। ठीक है, ये अगर आर्टिकल पूछ ले इनमें से कहाँ राज्य की परिभाषा नहीं है, 3 ऑप्शन यहाँ मिल जाएंगे और चौथा इसके अलावा कोई और होगा। ठीक है, यहाँ 13 आर्टिकल में राज्य की परिभाषा। अब 14 अब बात करेंगे, यहाँ पर 12 आर्टिकल हो गया, 13 आर्टिकल की बात करते हैं। यहाँ क्या है, जैसे हमारे पास कोई न्यायालय है, न्यायालय मतलब कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और एक हाई कोर्ट, ठीक है, और एक का बात है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय, ये कोई न्यायालय है। अब सवाल आता है हमारे सामने, साहब ये बोलता है कि अगर आपका जो मौलिक अधिकार है, आपका जो देश में रहने का अधिकार है, अगर उसको कोई चाहे उसमें संशोधन कर दे कोई भी न्यायालय, तो उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता। आपके मौलिक अधिकार छीनने का अधिकार किसी भी न्यायालय को नहीं है, किसी भी कोर्ट को आपके मौलिक अधिकार छीनने का अधिकार नहीं है। आपके मौलिक अधिकार में जो संशोधन कर सकता है, फंडामेंटल राइट में जो अमेंडमेंट हो सकता है, चेंजेस हो सकते हैं, वो करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को है, सिर्फ संसद को अधिकार है कि आपके मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। हमने क्या बात की थी कि हमारे 12 से लेकर 35 तक था। मैंने आपको बताया कि 12-13 क्यों काउंट नहीं करा, कि 12 में क्या स्टेट की डेफिनेशन है और 13 में क्या बोलता है कि कोई भी न्यायालय आपके मौलिक अधिकार को बाध्य नहीं कर सकता। कोई भी न्यायालय आपके मौलिक अधिकार को बाध्य नहीं कर सकता, बांध नहीं सकता, बाइंड नहीं कर सकता, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं लगता आपके मौलिक अधिकार में, फंडामेंटल राइट्स में। अब देखिए बात है 14 में, आर्टिकल 14 क्या बोलता है, आर्टिकल 14 ये बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब भारत में प्रत्येक नागरिक, हर एक, ध्यान से सुनना, हर एक नागरिक जो इंडिया का नागरिक है, भारत का नागरिक है, वो कानून की नज़र में समान है। ठीक है, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट का बच्चा हो, चाहे रिक्शे वाले का बेटा हो, ठीक है, कानून सबके लिए बराबर है। अगर किसी इंसान पे धारा 104 लगती है, धारा 280 लगती है, धारा मतलब आईपीसी की धारा लगती है कि नाम है 776 मतलब 476 लगती है, जो भी धारा लगती है किसी भी इंसान के अंदर, ठीक है, अब उस इंसान के लिए धारा चाहे बड़ा मुजरिम हो या छोटा मुजरिम हो, उसे धारा बराबर एक ही लगेगी। अगर अपराध एक है तो धारा एक लगेगी, मतलब कानून की नज़र में सब समान है, ऐसा संविधान में लिखा है। पर वास्तविकता कुछ और ही होती है, आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, देखिए दूसरा कहता है आर्टिकल 15, पहला हमने 14 क्या देखा, कानून की नज़र में सब समान है। 15 कहता है मतलब भारत में, देखो हमारे पास 14 से, और ये वाला हमारा आर्टिकल था आपका 14 से लेकर 18, इसमें क्या था, राइट टू इक्वालिटी, मतलब समानता का अधिकार या समता का अधिकार, ये समानता के ऊपर बात चलेगी 14 से लेकर 18 आर्टिकल तक। 14 में क्या बोलता है, भारत का हर एक नागरिक कानून की नज़र में समान है, एक समान है। 15 में क्या बोलता है, कोई भी इंसान भारतीय है, मतलब किसी भी जाति का, ठीक है, किसी भी नस्ल का, किसी भी धर्म, मतलब धर्म का, जाति का, किसी के लिंग का, किसी भी लिंग का और किसी भी निवास स्थान का इंसान हो, उसके साथ भेदभाव नहीं होगा। मतलब किसी भी धर्म का इंसान हो, क्योंकि हमारे भारत के संविधान में एक वर्ड लिखा हुआ है सेक्युलर, ठीक है, सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब क्या होता है, धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, हम बात करते हैं सेक्युलर का मतलब धर्मनिरपेक्षता। भारत अनेक देश, मतलब भारत में कहीं भी, मतलब कहीं भी ये नहीं लिखा है कि भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कहीं नहीं लिखा है। आर्टिकल 25 ये बोलता है भारत एक कौन है, आपका धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, अब जब भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, मतलब यहाँ पर सेक्युलर कंट्री है, तो मतलब यहाँ इंसान को धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, तुम इस जाति के हो, तुम एससी में आते हो, तुम एसटी में आते हो, तुम जनरल में हो, तुम ओबीसी में हो, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये आर्टिकल 15 बोलता है हमसे साफ साफ। ठीक है, ऐसा कोई आपके पास नहीं होना चाहिए कि अगर आप क्या नाम है जाति के आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो वो चीज़ गलत है। ठीक है, ये संवैधानिक अधिकार है उस बंदे का, कोई किसी कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, अगर वो भारतीय है तो। 16 आर्टिकल 16 बोलता है हमारे पास, 16 ये बोलता है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो या किसी भी चीज़ में, सरकारी नौकरी में या किसी भी अफसर में, जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जॉब्स निकलती हैं, एम्प्लॉयमेंट होती है, उसके अंदर सबको बराबर अफसर है, मतलब इसमें पक्षपात नहीं होगा। ठीक है, देखो साफ साफ बोला है, देयर शैल बी द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब इक्वालिटी होनी चाहिए अपॉर्चुनिटीज के अंदर, एम्प्लॉयमेंट के अंदर। ठीक है, मतलब रोजगार के अंदर लोग अपॉइंट करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट अपने अंडर अपॉइंट करेगी, तो क्या होगा, यहाँ पर अपॉइंटमेंट में बराबरी होना चाहिए। पर वैसे एक्चुअल में क्या होता है, अपॉइंटमेंट में बराबरी नहीं होती। वैसे हम देखते हैं
नॉर्मली, ठीक है, सरकार बोलती है आर्टिकल 16, ठीक है, यहाँ नौकरी में बराबरी होनी चाहिए, पर कंडीशन आती है कि यहाँ बराबरी क्यों नहीं होती, क्योंकि अगर आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हो या एग्जाम देने के लिए एसएससी का, एमडीएस का या आईएएस का भी फॉर्म भरते हो, तो उसमें आपसे पहले पूछता है कैटेगरी कौन सी है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, तो वहां पर कहाँ है, क्योंकि फिर कोटा निकलता है रिजर्वेशन के आधार पर, वहां पर क्या होता है, फिर डिस्टिंक्शन होता है। 17 सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 17 कहता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कहता है अस्पृश्यता का अधिकार, मतलब अस्पृश्यता का अंत है, ठीक है, अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, मतलब अस्पृश्यता को बैन कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। यहाँ से अस्पृश्यता का मतलब समझते हैं छुआछूत, ठीक है, जैसे मान लो पहले, आज भी बहुत सी जगह गांव में देखोगे, क्या नाम है, बहुत सारे पिछले गांव होते हैं, उसमें जो उच्च कोटि का आदमी होता है वो निम्न कोटि के आदमी के साथ नहीं बैठता, ठीक है, वो कैटेगरी के आधार पर वो लोग क्या नाम डिस्टिंक्शन करते हैं, बोलते हैं कि यहाँ पर क्या नाम आप हमारी बराबरी के नहीं, आप हमारे साथ कैसे बैठ सकते हो, आप वहाँ बैठो, आपकी जगह हमारे पाँव के नीचे, पैरों के नीचे, तो इस तरह की बातें, यूजलेस बातें करते हैं वहाँ के लोग, ठीक है। तो मतलब ये हमारे संविधान में लिखा है, जो भी आदमी है, हर एक भारतीय, प्रत्येक इंसान के मतलब बराबरी का अधिकार है, यहाँ पर कोई अस्पृश्यता का नहीं है, इसलिए हमारे इंडिया में अस्पृश्यता के लिए कानून बन चुका है, सिविल राइट एक्ट, एससी एसटी एक्ट बन चुके हैं, इसके लिए भी, अस्पृश्यता के लिए भी, ठीक है, यहाँ पर। तो आपको इतनी बात क्लियर हो गई, अस्पृश्यता का अंत, और एक है उपाधियों का अंत। ये कौन सा है, उपाधियों का अंत, मतलब भारत में अगर कोई भी इंसान, ठीक है, अगर मान लो विदेश से कोई उपाधि लेता है, तो राज्य सरकार या हमारे पास केंद्र सरकार की परमिशन के बिना उपाधि नहीं ले सकता बाहर से, ठीक है। और वैसे उपाधि किसी इंसान को उपाधि दोगे तो क्या होगा, इंसान सुपीरियर हो जाएगा, वो वाला, जैसे हम बात करते हैं, हमारे पास कुछ उपाधियां हैं, कहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम आजाद को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, उपाधि तो है, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर उपाधि है, ठीक है, पर हमारे इंडिया के अंदर अगर आप डीलिट की डिग्री या कहीं से मिलती है, कोई उपाधि मिलती है विदेश से आपको, तो उसको बैन किया हुआ है कि आप सरकार की बिना मंजूरी का उपाधि नहीं ले सकते। तो हमारे पास 14 से 18 समानता हो गई। एक बार 14 से 18 रिवाइज करके देखते हैं, देखिए ध्यान से, देखिए 14 आर्टिकल में क्या कहता था कि यहाँ पर प्रत्येक भारतीय कानून की नजर में समान है। 15 आर्टिकल में क्या कहता था, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर हर एक इंसान समान है भारत के अंदर, कोई भेदभाव नहीं होगा। सरकारी नौकरियों में बराबर समानता। अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत मतलब एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। और यहाँ उपाधियों का अंत, देखिए ये तो उपाधियों का अंत, ये अस्पृश्यता का, सबसे इंपॉर्टेंट क्या, अस्पृश्यता का अंत, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी। ये सरकारी नौकरी में बराबर अवसर है, ये जाति, धर्म के, लिंग के आधार पर समानता होना चाहिए, और ये कानून की नज़र में समान है। ये हमारे आर्टिकल हो गए आपका पहला वाला, सबसे पहला मौलिक अधिकार हमने देखा। दूसरा मौलिक अधिकार देखते हैं हम यहाँ पर कि राइट टू फ्रीडम, मतलब कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। किसका, स्वतंत्रता का अधिकार, इसको बोलते हैं हिंदी में स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। यह आर्टिकल आता है 19 से लेके 22 तक। अब भाई ये 22 तक आर्टिकल बोल रहा है, इसमें सीधी बात बोलता है, इसमें बहुत सारी चीज़ आती हैं, मतलब ये कहते हैं स्वतंत्रता है हमें, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब कहते हैं, या आपने एक चीज़ और सुनी होगी, मैं आपको बताता हूँ, आपने सुना होगा प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस इसी के अंदर आता है, ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। फ्रीडम ऑफ प्रेस, जैसे अगर हम बात करेंगे, मैं अपनी भावनाएं लिखकर, बोलकर, छपवाकर या इशारे से किसी इंसान को समझा सकता हूं, मुझे कोई रोकेगा नहीं, मैं बाध्य नहीं होऊंगा। एग्जाम्पल कैसे, जैसे मुझे किसी से कुछ बात करनी है, ठीक है, मुझे किसी से, किसी इंसान से कोई बात करनी है यहाँ पर, और अगर मान लो या तो बोल के बात करूंगा उससे, ठीक है, मुझे कोई रोकेगा नहीं, ठीक है। अगर मान लो मुझे प्रचार करना है, अपने ऐड करना है, तो मैं पर्चे पे छपवा कर, ठीक है, पर्चे पे छपवा कर, तो ये क्या करूंगा, मैं पठवा दूंगा, इंसानों के पास पहुंच रहा है मेरा प्रचार, ठीक है, वो भी किस फ्रीडम ऑफ प्रेस में आता है, ठीक है। अपनी भावनाओं को आपको व्यक्त करने का अधिकार है पूरा पूरा, ये आपका मौलिक अधिकार 19A में आता है। किस में आता है, 19A में आता है, आपका पूरा मौलिक अधिकार है, आप अपनी भाषा, भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं। दूसरा, अगर आप किसी भी संगठन, किसी भी सम्मेलन में जाते हैं, तो वहाँ शांतिपूर्वक जाइए। आप कैसे जाएंगे, शांतिपूर्वक, बिना हथियारों के निहत्थे जाइए। पता चला आप किसी और सभा में चले गए, वहाँ आपकी पार्टी के लिए किसी ने कुछ गलत बोल दिया, तो आपने बंदूक निकाली, सामने वाले को गोली धाए गोली मार दी, ठीक है। तो मतलब आपको किसी भी पार्टी में आप जा सकते हो। मान लो एग्जाम्पल, आप बीजेपी की सपोर्टर हो, ठीक है, आप बीजेपी के सपोर्टर हो,
ठीक है। अगर कोई समाजवादी पार्टी की पार्टी चल रही है, बीएसपी की पार्टी चल रही है, यहाँ पर किसी की भी पार्टी में मीटिंग चल रही है, अब जब मीटिंग चल रही है तो बीएसपी का कोई कार्यकर्ता है, वो आप बीजेपी का कार्यकर्ता बीएसपी की में जा सकता है, ठीक है, और बीएसपी का कार्यकर्ता बीजेपी की मीटिंग में भी जा सकता है, पर शांति सुनेगा बैठकर। पर अगर उसकी पार्टी के लिए गलत बोल दिया तो वहां ऐसा नहीं है कि बंदूक निकाल के उसको उड़ा दे सामने वाले नेता को, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। आपको किसी भी सम्मेलन में जाने का अधिकार है, पर शांतिपूर्वक बिना हथियारों के, ठीक है। आप कोई भी संगठन खोल सकते हो भारत के अंदर, एसोसिएशन और यूनियन खोल सकते हो। एग्जांपल, मैंने संगठन बोला, ऐसा नहीं है संगठन ना आपने बोल दिया सर मैं आईएसआईएस खोल डालूंगा, ठीक है, आईएसआईएस खोल डालूंगा, आईएसआईएस नहीं खोलनी है। मतलब यहाँ पर कंडीशन क्या आती है कि ऐसा संगठन होना चाहिए जिसके द्वारा हमारे देश को फायदा हो, हित में खोले। जैसे आपने सुना होगा विजय केलकर समिति, कमीशन तो है, कमेटी तो है, कमेटी हो गई, ऑर्गेनाइजेशन हो गई हमारे पास, जिसे देश को फायदा है, लोगों को जोड़ो, उससे एनजीओस खोलो, ठीक है, एनजीओ भी कमीशन में आ गए, एनजीओस खोलो, लोगों को फायदा करो। एक एनजीओ जैसे मतलब अपना एक एनजीओ चलता है, आप कहते हैं ब्लड बैंक, ब्लड बैंक के नाम से है, मतलब उसकी WHO से, उसके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से उसके पास कॉन्ट्रैक्ट में टेंडर्स मिलते हैं। ये क्या एक ऑर्गेनाइजेशन है, भारत के हित के लिए आप संगठन खोल सकते हो यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद ये सी पार्ट हो गया। डी पार्ट बोलता है कि तुम इंडिया में किसी भी कोने में घूम सकते हो फ्रीली, भारत के किसी भी क्षेत्र में आप घूम सकते हो फ्रीली, अगर भारत का राज्य है तो। ऐसा नहीं कि भारत की सीमा में घूम रहे हो, घूमते घूमते पाकिस्तान निकल गए पैदल पैदल, ऐसा नहीं करना। पाकिस्तान की सीमा लग गई वो पकड़ लेंगे वो लोग, ठीक है, यहाँ पे या वहां से कोई आया तो यहाँ पकड़ लेंगे। इसका मतलब ये होता है कि आपको भारत का कोई राज्य क्षेत्र है, भारत का कोई स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है, आपको वहां फ्रीली आप घूम फिर सकते हैं। जैसे आपने दिवाली आई, छुट्टियां मिली, दिवाली की, होली की छुट्टियां मिली, आप लोगों ने सोचा चलो पिकनिक प्लान करते हैं, हम पौंडीचेरी चलते हैं। भाई पौंडीचेरी इंडिया का पार्ट है, आप जा सकते हो। अंडमान निकोबार चलते हैं, इंडिया का पार्ट है, आप जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर भारतीय राज्य क्षेत्र होना चाहिए, वहां आप इजिली घूम सकते हो, ये आपका मौलिक अधिकार है घूमने का, बिना पासपोर्ट बिना वीजे के, ठीक है। यहाँ पर भारत के किसी भी राज्य में आप जाकर रह सकते हो, निवास कर सेटल हो सकते हो। जैसे पहले जम्मू कश्मीर में सेटल नहीं हो पाते थे लोग, अब हो जाएंगे। इसका मतलब भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में, कोई भी स्टेट इंडिया का है, जैसे आपने देखा होगा आपके स्कूल में, जब आप स्कूल में पढ़ते होगे, कुछ बच्चे ऐसे होते होंगे जो सेशन के मिड में आते हैं कि पापा का ट्रांसफर हुआ है यहाँ पर, ठीक है, सेकंड टर्म में आ रहा है, कुछ बच्चे कोई फर्स्ट टर्म के एंड में आ रहा है, एग्जाम के आसपास आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा पहले एमपी रहता था, एमपी में पापा का ट्रांसफर था, या तमिलनाडु थे पापा, ट्रांसफर थे, या आर्मी में थे, ठीक है। उसके बाद वो यूपी के अंदर आ गए, आपके कानपुर में, आगरा में, दिल्ली में, जहाँ आप रहते हो, ठीक है, वहाँ पर आ गए। तो कंडीशन ये आती है कि अगर वो बंदा आता है बीच में, वो कहीं भी भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में आकर रह सकता है, निवास कर सकता है, उसको कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। बट अमेरिका में ऐसा नहीं है, ठीक है, वो बाद में बात करेंगे ऐसा क्यों नहीं है। दूसरी कंडीशन, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में व्यापार कर सकते हो, नौकरी कर सकते हो कहीं भी जाके, पर भारत का क्षेत्र होना चाहिए वो वाला, ठीक है। जब आपको क्या नाम, आपकी जॉब लग गई, जैसे आप यहाँ पर यूपी के अंदर हैं, आप बिहार चले गए, जॉब लग गई, आप क्या नाम है, तमिलनाडु चले गए, आप केरला चले गए, कर्नाटक चले गए, जहां आप चले गए, आप भारतीय राज्य क्षेत्र में आप व्यापार कर सकते हो वहां से, ठीक है। नागालैंड भी जा सकते हो आप व्यापार करने के लिए, ठीक है, मणिपुर मिजोरम भी जा सकते हो, आप व्यापार कर सकते हो और जॉब भी कर सकते हो कहीं भी जाके। देखिए यहाँ के 6 पॉइंट है, हमने क्या देखे, 6 पॉइंट समझेंगे बहुत ईजिली। पहला पॉइंट देखा हमने कि अपनी स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, मतलब अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का स्वतंत्रता है, ठीक है। दूसरा, किसी भी सम्मेलन में जा सकता हूँ बिना हथियारों के। तीसरा, उसके बाद कोई संगठन खोल सकता हूँ मैं, ठीक है, कोई संगठन ऑर्गेनाइजेशन खोल सकता हूँ, एसोसिएशन खोल सकता हूँ। उसके बाद भारत में कहीं भी घूम सकता हूँ, रह सकता हूँ, व्यापार कर सकता हूँ। याद रखना, घूम सकता हूँ, रह सकता हूँ, व्यापार कर सकता हूँ, 3 कंडीशन ये वाली हो गई। सम्मेलन संगठन में जा सकता हूँ, एक सम्मेलन खोल सकता हूँ अपना, और अपनी भावना को व्यक्त कर सकता हूँ मैं यहाँ पर। इतनी बात क्लियर। चलिए आगे देखते हैं 20। देखिए इसको अंदर आपने पढ़ लेना, इसको मैं आपको बहुत ईजी लैंग्वेज समझा रहा हूँ। आपने एक मूवी देखी है लक, लक एक मूवी हुआ करती थी, इमरान खान की थी वो, ठीक है। उसमें कहते हैं वो लक आजमाते हैं अपना लक, ठीक है, लक आजमाते हैं। उसमें एक जो कहते हैं गुंडा होता है, ठीक है, एक डावरी वो टावरी होता है, उसका नाम था राघवन, राघवन था। राघवन को मिलती है फांसी की सजा, वो रेपिस्ट होता है राघवन, ठीक है, उसको फांसी की सजा मिलती है। फांसी की सजा मिलने के बाद उसका फांसी का फंदा तैयार होता है, ठीक है। उसका भाग्य इतना अच्छा होता है, फांसी पे लटका देते हैं उसको, फांसी की रस्सी टूट जाती है,
ठीक है। और हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है, हमारे पास उस मूवी में बोलता भी है, जब मूवी को भी देखोगे लक, उसमें बोलता भी है कि हमारे संविधान में किसी को एक बार सजा मिल गई और अगर वो बच गया उस सजा से, ठीक है, उसको दोबारा सजा नहीं मिलेगी। किसी एक अपराध के लिए एक बार ही दंडित किया जाएगा इंसान को, मतलब उसने जो अपराध किए थे उसको मिल गई फांसी, ठीक है, उसको क्या हो गया, फांसी मिल गई और फांसी के लिए उसको लटका दिया फांसी पर, सजा पूरी। अब उस कंडीशन में वो फंदा ही टूट जाए, ठीक है, तो मतलब वो तो उसका लक हो गया ना, अब उसको कोर्ट को रिहा करना पड़ेगा। अब उसमें मूवी भी क्या बोलता है कि हमारे भारतीय संविधान के अनुसार उसको रिहा किया जाएगा। अब ये नहीं बताया भारतीय संविधान में कहाँ लिखा है, मैं बता रहा हूँ आर्टिकल 20 में लिखा है, ठीक है। अगर किसी भी इंसान को, ठीक है, आप अगर मतलब कोई भी सजा मिलती है किसी एक अपराध के लिए, एक बार सजा दोगे, बार बार नहीं दोगे सजा, ठीक है, ये आर्टिकल 20 बोलता है, ठीक है। आर्टिकल 21 क्या बोलता है, मतलब प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये बोलता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका मतलब क्या होता है समझना, जैसे अगर हमारे पास अपना जीवन जीने का अधिकार है पूरा, ठीक है, हम अपनी लाइफ स्टाइल कैसे जीते हैं कोई दखलंदाजी नहीं करेगा, कोई टांग नहीं अड़ाएगा बीच के अंदर, इसके अंदर कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हमें स्वतंत्रता है। बट अगर मैंने अगर फांसी लगा ली, ठीक है, अगर फांसी लगा ली और फांसी से बाई चांस बच गया, नहीं मरा, ठीक है, तो कोर्ट सजा देगा, क्योंकि मुझे अपना जीवन जीने का अधिकार है, मुझे कोई हक नहीं बनता अपने जीवन को त्यागने का यहाँ पर, ठीक है, बात समझ ना। यहाँ कंडीशन आते पर एक कंडीशन है कि आपको कोई बिना मतलब आपको नहीं मारेगा, कोई किसी ने आपको मर्डर कराया कुछ करा तो उसके लिए उस बंदे को पेनल्टी मिलेगी, सजा मिलेगी उस बंदे को भी, क्योंकि उन्हें उसको अधिकार नहीं है ये वाला, उसको क्या आपको भी अधिकार नहीं है अपनी जान लेने का, तो ठीक है। यहाँ पर इसलिए सुसाइड कहते हैं, सुसाइड इसलिए कहते हैं, सुसाइड केस में भी अंदर जा सकते हैं। अब सवाल आता है साहब हम अपनी जान भी खुद नहीं ले सकते, ये हमारा अधिकार है। अगर मान लीजिए कर्फ्यू लगा हुआ है, ठीक है, आपके शहर में कर्फ्यू लग गया, कर्फ्यू में सरकारी आदेश होते हैं, धारा 144 लगा दी गई आपके शहर में, आईपीसी 144, ठीक है, उसमें बोलते हैं कि कोई भी इंसान अपने घर से बाहर ना निकले, अगर कानून का पालन ना करेगा, कानून का आदेश का पालन नहीं करेगा तो उस बंदे को हम सजा देंगे। जैसे कोई दंगे फसाद हुए, कर्फ्यू लगा हुआ है, उसके बाद आप कानून की बात नहीं मान रहे हो, बाहर निकल के जा रहे हो, तो आपको शूट एट साइट का ऑर्डर है। कर्फ्यू के समय में कोई इंसान बाहर निकलेगा और उस पर कोई केस दर्ज नहीं होगा, कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा उस पुलिस वाले पे, मिलिट्री वाले पे, जो भी लगी हुई है सिक्योरिटी लगी हुई है उसके ऊपर, क्योंकि कर्फ्यू के अंदर जो सरकारी आदेश होते हैं उस टाइम आपके मौलिक अधिकार ये वाले चल जाएगा, आपको प्राण का मतलब आपकी जान जा सकती है उसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर तो जैसा बोले वैसा करना है उसके अंदर। बाद में फिर क्या हुआ, इसी के अंदर एक आर्टिकल और 21A जोड़ा गया था, 21A, 21A जोड़ा गया। 21A में क्या था, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। भाई ये बोला गया था कि कम से कम 14 साल तक के हर बच्चे को अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ठीक है, जब तक पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे। और यहाँ पर आपकी एज ग्रुप कम से कम हर बच्चा पढ़ा लिखा हो, कम से कम 6 से 14 साल तक तो एटलीस्ट पढ़ाई करे बच्चा। अच्छे से हम बात करेंगे। अब पढ़ाई लिखाई होती है माँ बाप की जेब पे अलाओ, जिस माँ बाप के पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है वो अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाते हैं, इंटरनेशनल बी स्कूल में, ठीक है। जिन माँ बाप के पास ठीक ठाक पैसा है आईएससी बोर्ड में पढ़ाते हैं, आईसीएससी बोर्ड में, ठीक है। जिन माँ बाप के पास ठीक है एवरेज है तो सीबीएसई, ठीक है। और अगर मान लो कि क्या नाम है, कुछ माँ बाप की कंडीशन ऐसी है कि हाँ बच्चों को सिर्फ पढ़ने भेजना है तो यूपी बोर्ड, स्टेट बोर्ड आपका जो बोर्ड होता है, ठीक है। और अब कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो उनके पास पैसा ही नहीं है, किसानी कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, पर फिर भी बच्चों को पढ़ाना है, तो आजकल एक आंगनवाड़ी खुलते हैं, आंगनवाड़ी हो गए, चुंगी स्कूल हो गए, उसमें मिड डे मील्स मिलते हैं, किताबें भी मिलती हैं, बैग भी मिलता है, ठीक है, स्कूल यूनिफॉर्म मिलती है, सब कुछ मिलता है सरकार की तरफ से, ठीक है। ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, तो मतलब इसलिए हर भारतीय, हर बच्चे को पढ़ने की ज़रूरत है। तो हमारे पास 21A आर्टिकल कहता है हमारे पास क्या, कि राइट टू एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा का अधिकार। अब हमारे पास ये शिक्षा का अधिकार हमारे पास एक जगह नहीं है, बात समझना, मैंने क्या बोला, शिक्षा का अधिकार भी हमारे पास बहुत जगह दिया हुआ है हमारे संविधान के अंदर, ठीक है। समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, हमारे संविधान में कौन से आर्टिकल में दिया है देखेंगे। देखिए पहले तो आपने ये देख लिया 21A में है शिक्षा का अधिकार, आपसे पूछे कहाँ है शिक्षा का अधिकार, 21A में। अगला आर्टिकल 45 में है, डीपीएसपी में आता है,
ये मौलिक अधिकार हो गया, फंडामेंटल राइट, ठीक है। ये आता है डीपीएसपी, डीपीएसपी होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निर्देशित तत्व के अंदर भी आता है ये शिक्षा का अधिकार, ठीक है। और ये हमारे पास 11वां मौलिक कर्तव्य भी है, फंडामेंटल ड्यूटी, 11वां मौलिक कर्तव्य है हमारे पास। मतलब ये हमारे पास शिक्षा का अधिकार 3 जगह है हमारे संविधान के अंदर। कहाँ है? आर्टिकल 21A में आता है जो कि मौलिक अधिकार में आता है, एक आता है डीपीएसपी में आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है आर्टिकल 45 के अंदर, और एक मौलिक कर्तव्यों में आता है जो कहाँ आता है? मौलिक कर्तव्य हमारे पास 11 है टोटल, तो 11वां मौलिक कर्तव्य यही है, शिक्षा का अधिकार, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया था मौलिक अधिकार जो है फंडामेंटल राइट हमने किस देश से लिया? अमेरिका से लिए हैं। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने किस देश के संविधान से लिए हैं? ये लिए हैं हमने, क्या नाम है आपका, आयरलैंड से लिए हैं। और हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, ये हमने रशिया के संविधान, रूस के संविधान से लिए हैं, ठीक है। समझ में आ गया? शिक्षा का अधिकार 3 जगह दिया है, तो मतलब सोचो शिक्षा कितनी इंपॉर्टेंट है, हमारे संविधान में बार बार अमेंडमेंट करके इसको जोड़ा गया, ठीक। आगे देखते हैं दूसरी कंडीशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, ये 2 बार रिपीट होगा। इसको देखते हैं आर्टिकल 22 को, 22 क्या बोलता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल 3 कंडीशन बनती हैं, कंडीशन मेरी समझना, इसको पढ़ लेना बाद में। पहली कंडीशन, अगर मान लो पुलिस आके मुझे अरेस्ट करती है, मुझे पुलिस ने आके गिरफ्तार किया, ठीक है। अब जब पुलिस मुझे गिरफ्तार करेगी, सबसे पहले कारण मुझे पुलिस कारण बताएगी, भैया मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया है। आपने सबसे पहले मूवीज में देखा होगा कि बोलती है पुलिस यू आर अंडर अरेस्ट, आपको अवैध हथियार रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है, मतलब कारण बता दिया क्यों गिरफ्तार किया था, आपको स्मगलिंग करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है। आपने किसी को हिट एंड रन केस है, किसी को गाड़ी से उड़ा दिया है, इस केस में गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया? तो मतलब पहला कारण, मुझे सबसे पहले कारण जानने का अधिकार है, मैं गिरफ्तार हुआ हूं तो क्यों हुआ हूं। ऐसा नहीं है कि मुझे उठा के जेल में डाल दिया, मंदिर घंटा नहीं जो आएगा बजा के जाएगा मुझे, ठीक है। यहाँ पर तो मतलब मुझे कारण पता होना चाहिए, मेरा मौलिक अधिकार है। अगर पुलिस ऐसा नहीं करती है तो मैं पुलिस की वर्दी उतरवा सकता हूं उस केस के अंदर, ठीक है। ये मेरा ना अधिकार है। पहला क्या है? पहला क्या है? मुझे अरेस्ट करेगा तो मुझे कारण जानने का अधिकार है, पहला पॉइंट है, 22 के अंदर ही आता है। अब भाई मुझे गिरफ्तार कर लिया उसने, पुलिस ने। अब गिरफ्तार करने के बाद मुझे जेल ले गए, जैसे मान लो मैं बहुत पेशेवर मुजरिम हूँ, भाई ऐसे सीरियस मत लेना, हूँ नहीं, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लो मैं पेशेवर मुजरिम हुआ, मैं अगर मान लो यहाँ पर बिहार में हूँ, ठीक है, बिहार, और बिहार के बाद मैं भाग के मुंबई पहुँच गया, बस मैं बिहार से मुंबई पहुंच गया और मुझे आज गिरफ्तार किया गया मुंबई से, ठीक है। अब भाई बिहार की पुलिस आई है अगर अरेस्ट करने के लिए, तो मुंबई से मुझे गिरफ्तार करके बिहार ले गए, जो समय मुझे बिहार जाने में लगा वो समय जुड़ेगा नहीं। जिस तारीख को, जिस टाइम मैं बिहार की जेल में पहुंचूंगा, बात समझ ना। जैसे मान लो टाइम 2 बज रहे हैं, 2 बजे मैं पहुंचा दोपहर को बिहार की जेल में, तो ये बोला जाता है कि 24 घंटे के अंदर, अगले 24 घंटे के अंदर जो भी मुजरिम गिरफ्तार हुआ है उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। उसको कहाँ पेश करना है? मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार है। अब ये 24 घंटे कौन से वाले 24 घंटे? जिस टाइम में जेल में आया उस टाइम से लेके 24 घंटे लगाएंगे तो मुझे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार है। अब जो लोग गिरफ्तार हो गए, बात समझना, जो इंसान गिरफ्तार हुआ वो अगर सैटरडे को गिरफ्तार हुआ तो संडे को तो कोर्ट बंद रहता है, जमानत होगी नहीं, तो मंडे को कोर्ट खुलेगा, तो उसको एक्सेप्शन केस है, वो एक दिन आगे बढ़ सकता है, ठीक है। पर अगर कोई गिरफ्तार हो तो सैटरडे को ना हो, वो उस मंडे को हो, मतलब जमानत मिल जाएगी। मजाक कर रहा हूँ, जस्ट किडिंग, ऐसा मत करना। चलिए देखते हैं आगे। दूसरी कंडीशन, अगर हम बात करेंगे, देखिए पहला अरेस्ट हो गया, मुझे कारण पता चल गया, गिरफ्तार कर लिया मुझे, और अगले 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, और उसके अलावा मुझे एक वकील से परामर्श करने का अधिकार है, मुझे एक वकील से, लॉयर से कंसल्ट करने का अधिकार है। अगर मुझे लॉयर नहीं मिला, मुझे वकील नहीं मिला, तो मुझे ये मेरे मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, ठीक है। मुझे वकील से परामर्श करने का अधिकार है, कंसल्ट करने का अधिकार है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है यहाँ पर। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम बात करेंगे कि हमारे पास जो वकील होते हैं, ठीक है, वकील, अब वकील 2 तरह के हैं, वो मेरी मर्जी का वकील होगा, चाहे सरकारी वकील हो चाहे प्राइवेट वकील हो, ठीक है। अगर मेरी जेब अलाउ करती है तो मैं प्राइवेट वकील लूंगा, ठीक है, और जेब अलाउ नहीं करती सरकारी वकील, कहने को सरकारी वकील में भी वो 100 खर्चे बता देते हैं कि क्या नाम है, आपको ये खर्चा, ये एक्सपेंसेस, आप ये एफिडेविट बनवाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, बहुत खर्चा करवाते हैं वो लोग भी। अब देखिए ध्यान से, 3 केस हो गए। अब जैसे आपने गर्व मूवी है,
मतलब उसकी मूवी है सलमान खान की। उस मूवी में क्या था कि सलमान खान एंड तक क्या नाम है कोई वकील नहीं करता था, जज फैसला नहीं सुनाता था, क्योंकि जज का काम है दो तरफा बात सुनकर अरे उसका डिसीजन लेगा, डिसाइड करेगा, उसके बाद जजमेंट देगा अपना, ठीक है। जज एंड तक बोलता है कि अपना वकील कर लो, तुम्हारा मौलिक अधिकार है, तुम्हारा अधिकार है वकील करना, ठीक है। आप अपना तरफ से वकील कर रहे हैं, हम करें, ठीक है। वो कहता है जज साहब मुझे कोई वकील नहीं चाहिए, मुझे फांसी दो, बोलता है। एंड में अमरीश पुरी कमिश्नर की पोस्ट छोड़ के सीधे क्या करता है, उसकी वकालत करता है और एंड में केस जीत भी जाता है। तो मतलब यहाँ पर किसी के भी मौलिक अधिकार, कोई भी जज, कोई भी अरेस्ट होता है तो मतलब चाहे गुनहगार हो या ना हो, उसको वकील करने का अधिकार है। इसका मतलब हमारे पास आर्टिकल 22 क्या कहता है, किसी भी इंसान को जो गिरफ्तार अरेस्ट किया गया उसका कारण जानने का अधिकार है उस इंसान को, ठीक है। और जब अरेस्ट करने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार और एक वकील से परामर्श करने का अधिकार आर्टिकल 22 कहता है। पूरी कहानी है, ठीक है। देखिए हमने क्या देखा 1922 में, मैं आपको एक फिर रिवीजन इसका मारता हूँ, इसके अंदर एक थोड़ा देखते हैं। देखिए हमने देखा आर्टिकल 19 के 6 पार्ट थे, ठीक है। पहला आपका क्या नाम है, आप कुछ भी बोलने का अधिकार, मतलब भाषण एवं अभिव्यक्ति का प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है। मतलब आप कोई भी सम्मेलन में जाएंगे, शांतिपूर्वक जाएंगे, बिना हथियारों के जाएंगे, कोई भी सम्मेलन संगठन खोल सकते हैं अपना, ठीक है। उसके कहीं भी घूम सकते हैं इंडिया के अंदर, राज्य क्षेत्र में कहीं व्यापार कर सकते हैं और कहीं भी आप मतलब निवास कर सकते हैं, ठीक है। कहीं भी घूम सकते हैं, निवास कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, संगठन सम्मेलन खोल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पर सम्मेलन में जाने का अधिकार है शांतिपूर्वक, और आपका भाषण एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, प्रेस राइट मतलब फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये हमने 19 में देखा था। 20 में देखा कि किसी भी मतलब अपराध, कोई इंसान एक अपराध करता है, मतलब अपराध, कोई अपराधी है, किसी इंसान को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी, 20 में देखा। 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देखा। 21A में राइट टू एजुकेशन देखा, शिक्षा का अधिकार देखा। और उसके बाद 22 आर्टिकल में हमने क्या देखा, 3 पॉइंट देखे। अगर मैं गिरफ्तार हुआ हूँ, मुझे कारण जानने का अधिकार है, गिरफ्तार क्यों हुआ हूँ, ठीक है। दूसरा केस मैंने देखा इसके अंदर कि मैं गिरफ्तार हो गया, 24 घंटे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो मुझे। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमने इसमें देखा था, मुझे वकील से परामर्श करने का अधिकार है। ये 1922 दूसरा मौलिक अधिकार हो गया आपका। तीसरा देखते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब इसको कहते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हम बात करते हैं, कुछ चीज आती हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, समझना इसको बहुत अच्छी तरह, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है। इसका मतलब होता है किसी इंसान को मानव का, जो कहते हैं ना मानव का व्यापार करना, ठीक है। मानव तस्करी इसको कहता है, मानव तस्करी, इंसान का व्यापार। कुछ लोग छोटी छोटी बच्चियों का मतलब यहाँ से उस राज्य से लेके आते हैं, बेच देते हैं। और कहाँ बेचते हैं, दिल्ली बॉम्बे में बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर होते हैं, उनके घर बेच देते हैं उन बच्चों को, और वो उनको काम करवाते हैं, उनके पैसे देते हैं, ठीक है, वहाँ पर। या कुछ लोग बच्चों को किडनैप करके लेके आते हैं, उनसे भीख मंगवाते हैं रोड पे, सड़क पे, ठीक है, वहाँ पर। या लड़कियाँ होती हैं तो उनको मतलब कोठे में बेच देते हैं, या फिर उनसे वैश्यागृह में धकेल देते हैं उन लोगों को। तो मतलब ये क्या मानव तस्करी में आता है, सब ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आता है। अगर किसी बच्चे के साथ, किसी इंसान के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है, तो उसका मौलिक अधिकार 23 छीना जा रहा है उससे, मतलब उसका क्या है, उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। वो सुप्रीम कोर्ट में सीधे केस कर सकता है उस बंदे के खिलाफ, उसको सजा मिलेगी, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, ठीक है। दूसरा हम बात करें, किसी को क्या नाम है, गिरवी रख देना। गिरवी मतलब आप गए, आपको एक लत लग गई शराब की और जुए की, सीजन आया, मतलब कोई त्यौहार आया, उस पर आप बहुत जुआ खेल रहे हो, जुए में सब कुछ हार चुके हो, अपनी कार, सोने की चेन, मोबाइल, पर्स सब हार गए आप, ठीक है। अब आपका दोस्त आया, आप नशे की हालत में बैठे हुए जुआ खेल रहे हैं, आपका फ्रेंड आया आपके पास, बोलता है कि भाई चल घर पे भाभी वेट कर रही है, ठीक है। आपने यहाँ रोक, अभी अभी चलते हैं, रोक अभी, उसको रोक लिया। अब आपने कुछ धा नहीं लगाने को, तो आपने क्या करा, आपका जो दोस्त आया था, आपका जो फ्रेंड आया था, आपने उसी को दांव पे लगा दिया, गिरवी रख दिया, ठीक है। अब आपके फ्रेंड का मौलिक अधिकार उल्लंघन हो गया 23 का। एग्जाम्पल बताता हूं आपको, एक मूवी चुपके चुपके, किसकी, परेश रावल है उसके अंदर, ठीक है, और आपके वह है आपका शाहिद कपूर और आपका राजपाल यादव। उसमें क्या होता है कि परेश रावल राजपाल यादव और शाहिद कपूर को गिरवी रख देता है ओमपुरी के पास, ठीक है। जब गिरवी रखता है तो कहता है कुछ भी गिरवी रखना है, तो क्या गिरवी रखूं, ठीक है। वो उसको ये गूंगे को रख लो इसको, ठीक है। जब गूंगे को गिरवी रखते हैं वहां पर, ठीक है, जब वहां गिरवी रखा जाता है तो उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। वो कहता है ये कौन है, करे मेरे दिल का टुकड़ा है, और राजपाल यादव मेरे दिल का छिलका है, बोलता पूरी कहानी है इसके अंदर। अब बस वही ना, वहां पर वही कंडीशन आती है
कि अगर हम बात करेंगे अगर हम कोई भी इंसान है किसको गिरवी रखते हो तो उसका मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो गया। या एक कंडीशन और आती है, किसी इंसान से आप काम करा लो, काम करा के उसको पैसा ना दो, ठीक है, तो उसका मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो गया। मतलब कोई इंसान 1 तारीख से आपके साथ लगा हुआ काम करने के लिए, अगला महीना हो गया, आपने सैलरी नहीं दी 1 तारीख को, 2 तारीख हो गई, 5, 10, 15, 20 तारीख हो गई। अब उस व्यक्ति ने आपसे बोला सर पैसे दे दिए, सर पैसे, आपने बोला कैसे, ठीक है, तो मतलब वहां पर किसी से काम करा लो, काम कराने के बाद उसको पैसे ना दिए जाएं, उसका मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, उसको सुप्रीम कोर्ट खींच सकते हो आप लोग, ठीक है, ये आपका बहुत बड़ा अधिकार है यहाँ पर हम लोग पर्सनल संबंधों की वजह से रुक जाते हैं, चलो छोड़ो क्या ले जाए सुप्रीम कोर्ट इस बंदे को, ऐसे मरा हुआ मर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो कंडीशन आती है हमारे सामने कि आर्टिकल 23 क्या बोलता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, यहाँ पर मानव तस्करी, और कितने तरीके से बता दी मैंने आपको, ठीक है, किसी इंसान को गिरवी रखा जाना, उसके मौलिक अधिकार छीनना और या काम करवा के पैसा ना देना, उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो जाता है। ये किस में आता है, आर्टिकल 23 में आता है सब कुछ, ठीक है। 24 क्या कहता है आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल 24 आपसे ये बोलता है अगर कोई बच्चा है, ठीक है, 14 साल से कम, कितने, 14 साल से अगर कम एज का कोई बच्चा है और वो बच्चा ऐसी जगह काम कर रहा है जैसे फिरोजाबाद, अगर हम बात करेंगे भाई फिरोजाबाद आप सबने सुना होगा यूपी के अंदर है, फिरोजाबाद में कांच का काम होता है, ठीक है, कांच का काम होता है फिरोजाबाद में, और कांच की फैक्ट्री में काम कर रहा है, या कोई केमिकल इंडस्ट्री या केमिकल बन रहा है वहाँ काम कर रहा है, या कानपुर में चमड़ा बनता है, लेदर बनता है, ठीक है, कानपुर चेन्नई में लेदर की फैक्ट्री में काम कर रहा है, जहाँ पर केमिकल्स का काम हो रहा है, कहता है हैजार्डस चीज काम हो रहा है, या माइन में क्या कहते हैं ना खान होती है, खान में काम कर रहा है, जहाँ उसको नुकसान हो सकता है, 14 साल से कम उम्र का बच्चा वहाँ काम करेगा तो उस बच्चे के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। वो जो कौन सी जगह है, हैजार्डस प्लेस कौन कौन सी है, या तो कांच की फैक्ट्री, उसको नुकसान हो सकता है बच्चे को, ठीक है, यहाँ पर, या केमिकल फैक्ट्री या चमड़े की फैक्ट्री जहाँ केमिकल्स का काम होता है ज्यादातर, वहाँ काम करेगा तो उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा, उस बच्चे का आर्टिकल 24 जो है मौलिक अधिकार उसका छिन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए दोबारा सुनिए, मैंने क्या बोला आपसे, मैंने बोला 23 और 24 आर्टिकल, ठीक है, 23-24 में क्या क्या बोला मैंने, सबसे पहले 23 आर्टिकल में मैंने बताया कि इंसान के बारे में मानव तस्करी आ गई, काम कराओ पैसे मत दो उसको, गिरवी रख दो, 3 चीजें, और 14 साल से कम उम्र का बच्चा कोई संकट में स्थान पर, ठीक है, वहां काम करता है तो उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है 24 के अंदर। अब भैया आप धार्मिक बन जाते हैं थोड़े से, ठीक है, आपका चौथा मौलिक अधिकार जो बनता है ये कौन सा है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, क्या होता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, आर्टिकल आता है 25 से 28। इसके अंदर क्या बोला है, कहीं भी यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहीं नहीं लिखा, इसने बोला भारत एक सेक्युलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है, जब धर्मनिरपेक्ष है तो आर्टिकल 25 क्या बोलता है, प्रत्येक भारतीय को, हर भारतीय को अधिकार है कि अपनी स्वेच्छा से अपना धर्म चूज कर सकता है, ऐसा हमारे संविधान में लिखा है। बात समझना, मैं ये नहीं कह रहा कर लो धर्म चेंज, जो माँ बाप ने दिया है वही धर्म रखो, ठीक है, बट इसमें क्या लिखा है कि अगर कोई भारतीय चाहे अपनी स्वेच्छा से, ये आपका मौलिक अधिकार है, किसी भी धर्म में जा सकते हो, परिवर्तन कर सकते हो, आपको धार्मिक फ्रीडम है पूरी पूरी। जैसे एग्जाम्पल बात करते हैं, हमारे पास हाँ सरदार होते हैं भाई, अगर आप रोड पे तलवार निकल जाओ तो आपको पुलिस अगले चेक पोस्ट पे पकड़ लेगी, अगली चौकी में तलवार लेके कहाँ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर सरदार आदमी, ठीक है, निहंग सरदार होता है, वो तलवार लेके निकले तो उनको कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि वो क्या है, इनका मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 25 है, इनको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। सरदारों को 5 चीज होती है ना, एक कड़ा होता है, सुआ होता है, ठीक है, केश, ठीक है, ये सब चीज होती है ना इनके पास, कृपाल, तो यहाँ पर सरदारों की बात करते हैं, इनको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। कोई भी इंसान, आर्टिकल 25 क्या बोलता है, कोई भी इंसान किसी भी धर्म में शादी कर सकता है, ये उसका मौलिक अधिकार है, कौन सा, आर्टिकल 25 है। यहाँ पर उसको कानूनी तौर पे कोई टच नहीं कर सकता अगर वो उसकी स्वेच्छा है तो। कंडीशन मैरिज की, लड़की कम से कम 18 साल, लड़का कम से कम 21 साल का होना चाहिए, अगर वो है इस एज में, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर कानूनन उनको किसी भी धर्म में शादी करने को कोई रोक नहीं सकता, ठीक है, आर्टिकल 25 बोलता है। आर्टिकल 26 क्या बोलेगा आपका, ठीक है, आर्टिकल 26 ये बोलता है आपका, कंडीशन आती है कि भैया अगर क्या नाम है कोई धार्मिक सम्मेलन होता है, जैसे मान लो माता का जागरण हो गया, ठीक है, हम जागरण की बात कर लेते हैं, माता का जागरण है, ठीक है, आप जागरण में गए, आपने देखा यार जागरण में बहुत लोग आएंगे, ठीक है, भंडारा भी होगा, बहुत लोग आएंगे वहां पर,
और कई के कई गांव आ जाएंगे वहां पर। उसके बाद आपने क्या करा, आप पुलिस के पास गए, ठीक है। पुलिस के लिए आप क्या करोगे, पहले डीएम के पास जाओगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, जिलाधिकारी के पास जाओगे, उसका एप्लीकेशन दोगे, बोलोगे सर कि हमारे यहाँ हमारे गांव में जागरण होने वाला है, बहुत भीड़ उमड़ेगी, हमें पुलिस सिक्योरिटी चाहिए, पुलिस वाले चाहिए वहां पर, ठीक है। अब कंडीशन देखो, धार्मिक सम्मेलन और धार्मिक कार्य हो रहा है, ठीक है। अब वहां पर क्या नाम है, अब वो डीएम क्या करेगा, डीएम फोन करेगा एसपी को, जो आपके शहर का एसपी होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। एसपी को कहते हैं पुलिस फोर्स का कप्तान। उनको ऑर्डर देगा, बोलेगा एसपी साहब ऐसे जागरण होने वाला है, वहाँ कुछ लोग पुलिस फोर्स भेजिए। पुलिस फोर्स का कप्तान कौन, एसपी होता है। अब उसके बाद ये आपके कितने भी कांस्टेबल ये एसपी साहब भेज सकते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है किसको भेजना है, वो उन पर डिपेंड करता है कि चौकी से भेजना है, ठीक है। तो मतलब धार्मिक कार्य में आप प्रशासन की हेल्प ले सकते हो। अगर ईद आ रही है, शबरात आ रही है, मुहर्रम आ रहा है, वहाँ देखो पुलिस देखी होगी, आपने देखा होगा कि कुछ लोग क्या नाम है ताजी लेके निकल, ताजिया होती है मुस्लिम में से निकलता है, तो पुलिस सिक्योरिटी होती है। आपने देखा होगा उसमें अगर मान लो गुड फ्राइडे है तो पुलिस की सिक्योरिटी मिलेगी, ठीक है। गुरु नानक जयंती है, पुलिस की सिक्योरिटी मिलेगी, ठीक है। अंबेडकर जयंती है, पुलिस की सिक्योरिटी मिलेगी। कोई भी धार्मिक कार्य होता है पुलिस सिक्योरिटी देगी वहां पर, ठीक है। या कोई त्यौहार आने वाला है, ठीक है, तो वहां पर पुलिस, देखो अब पुलिस तो आपको धार्मिक कार्य में सिक्योरिटी दे रही है, बट सवाल आता है कि ये नहीं बोलोगे क्या डीएम साहब मेरे का लल्ला हुआ है, मुझे पुलिस की सिक्योरिटी चाहिए। अब लल्ला हुआ था उसमें डीएम क्या करेगा, ठीक है। तो इसलिए पुलिस की सिक्योरिटी वहां नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। सिर्फ धार्मिक कार्य में पुलिस की सिक्योरिटी मिलती है, वो कौन सा, आर्टिकल 26 है, ठीक। देखिए 27, आर्टिकल 27 क्या बोलता है, ठीक है। आर्टिकल 27 बोलता है अगर धार्मिक कार्य में आपने कोई भी पैसा दिया है, आपने कोई भी मनी, कोई भी पैसा दिया है किसी धार्मिक कार्य में, वो टैक्स फ्री होगा, उसमें टैक्स एग्जेम्पशन और कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपको धार्मिक कार्य में। जैसे मान लो आप कोई मंदिर बनना है आपके घर के पास, ठीक है, आपके घर के पास किसी मंदिर का निर्माण हो रहा है, आपने देखा मंदिर बन रहा है, आप बोलिया है मंदिर के अंदर, मंदिर की कमेटी बनती है, कमेटी में आप बोलिया है कि भैया एक काम करो, इस मंदिर में जितना मार्बल लगेगा, मार्बल सारा मेरी तरफ से, जितना मार्बल लगेगा मंदिर के अंदर सारा मार्बल मैं दूंगा, सारा संगमरमर इसके अंदर, ठीक है। अब संगमरमर कम से कम 10 लाख रुपए का लग रहा है इसमें, ठीक है, कम से कम 10 लाख रुपए का बिल बैठेगा संगमरमर का। अब वो 10 लाख रुपए का संगमरमर आपने पहुंचाया, तो मंदिर की जो कमेटी होती है आप उससे लोगे एक सर्टिफिकेट, वो आपको सर्टिफिकेट देगा, सर्टिफाई करेगा कि आपने मंदिर की कमेटी को 10 लाख रुपए का आपने संगमरमर दिया है, सब आपने संगमरमर दे दिया। उसके बाद वो कमेटी आपको एक सर्टिफिकेट देगी, वो सर्टिफिकेट लेके आप कहाँ जाओगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाओगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाके दोगे, सर्टिफिकेट लगाओगे और आपको 10 लाख रुपए पे टैक्स की छूट मिल जाएगी, एग्जेम्पशन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80C, ठीक है। आपको वहां पर टैक्स में छूट मिल जाएगी, वहां पर कहां पर, इनकम टैक्स के अंदर। अगर 10 लाख रुपए का दिया, 10 लाख में जो आपका टैक्स लगता है वो नहीं लगेगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा, रिबेट मिल जाएगी वहां पर आपको। तो धार्मिक कार्य में कोई भी पैसा लगाओगे उसमें आपको टैक्स फ्री है। ऐसा नहीं है कि मैं अगर निकला कि किसी मंदिर के बाहर के नाम है 4 भिखारी बैठे हुए थे, मैंने उनको 10 रुपये दे दिए, कहूँगा भैया मुझे 40 रुपये रिबेट दो, मैं 40 रुपये रिबेट लूंगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप रिबेट वहाँ एग्जाम्पशन नहीं ले सकते, उसका प्रूफ होना चाहिए आपके पास आपने कितना दिया है, ठीक है। यहाँ पर एक सर्टिफिकेशन होना चाहिए उसका। आर्टिकल 27 के तहत धार्मिक कार्य में पैसा लगाओगे टैक्स फ्री है पूरा। देखिए आर्टिकल 28 क्या बोलता है, आर्टिकल 28, ठीक है। 28 ये बोलता है कि अगर चाहूं, ठीक है, कोई भी धार्मिक शैक्षिक संस्था है, ठीक है, वहां उपस्थित हो सकता हूं। मतलब जैसे मान लिए मंदिर में शाम को आरती होती है, शाम को 7 बजे की समथिंग, ठीक है। अब जब आरती हो रही है तो आरती के अंदर क्या नाम है, कोई भी किसी भी धर्म, किसी समुदाय का बंदा प्रस्तुत हो सकता है, ठीक है। वहां पर अगर कोई भी धार्मिक शिक्षा है, किसी को धार्मिक शिक्षा लेनी है, जैसे मान लेते हैं धार्मिक शिक्षा में क्या आता है, किसी को गीता पढ़नी है, कुरान पढ़ना है, बाइबल पढ़ना है, तो कोई रोक टोक थोड़ी है, पढ़ सकता है। भाई अगर हम बात करेंगे किसी को, अगर कोई अंग्रेज है, जिसके मान लो आपके मथुरा के अंदर एस्कॉन टेम्पल है, ठीक है, वहां पर कौन है एस्कॉन टेम्पल में, जितने भी सब फिरंगी खड़े होते हैं, फिरंगी मतलब फॉरनर्स होते हैं, वहां देखो गीता बेच रहे होते हैं। एस्कॉन टेम्पल में क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा हरे रामा बोलते हैं वहां पर। तो एस्कॉन टेम्पल है वो क्रिश्चियन है धर्म से, और वो अगर हिंदू धर्म के अंदर धार्मिक, अगर कहते हैं धार्मिक ज्ञान ले रहा है, कोई पुस्तकें पढ़ रहा है, गीता पढ़ता है, या कोई बंदा कुरान पढ़ता है, ठीक है, या कोई बंदा बाइबल पढ़ता है, तो कोई रोक टोक थोड़ी किसी बंदे के लिए, ठीक है। आपको मतलब धार्मिक उपासना में कोई प्रेयर हो रही है कहीं, वहां जा सकते हो। अजमेर की दरगाह है, वहां हर धर्म के लोग जाते हैं,
अजमेर की दरगाह के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आप मंदिर के अंदर क्या नाम है, बहुत से मंदिर, जैसे आपका मथुरा के अंदर है, यहाँ पर प्रेम मंदिर है, लव टेम्पल, वहाँ पर हर धर्म का आदमी मिल जाएगा जाते हुए, आपको दिखते हुआ, ठीक है। तो मतलब हम बात करते हैं धार्मिक उपासना में जा सकते हो, धार्मिक ज्ञान भी ले सकते हो आप, ठीक है। ऐसा नहीं है धार्मिक ज्ञान नहीं ले सकते हो, धार्मिक ज्ञान भी आप ले सकते हो। वहाँ पर आर्टिकल 28 बोलता है आपसे, ठीक है। हमने 25 28 में क्या देखा, फटाफट देखते हैं इसके अंदर। 25 में कोई भी धर्म अपने हिसाब से परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर भारत एक सेक्युलर कंट्री है, किसी भी धर्म में शादी कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। 26 बोलता है कि यहाँ पर इंडिया के अंदर हम बात करेंगे कि आपको धार्मिक कार्य में प्रशासन आपकी हेल्प करेगा, सिक्योरिटी देगा। 27 बोलता है धार्मिक कार्य में पैसा दोगे तो आपको टैक्स फ्री होगा पैसा। 28 बोलता है धार्मिक उपासना ये प्रेयर होती है उसमें प्रेजेंट होना, और धार्मिक ज्ञान किसी भी धर्म का अलग ज्ञान लेते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसका अधिकार भी है हमें। 28 ये बोलता है हमसे, ठीक है। यहाँ पर अब बात करते हैं 29 की, ठीक है। जैसे कुछ लोग होते हैं, आपने देखा होगा वॉक इन इंटरव्यूज होते हैं, कुछ ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहे हैं आजकल, कुछ वॉक इन्स होते हैं। उसमें क्या होता है, आर्टिकल 29 क्या बोलता है, समझना। देखिए, एक होता है भाषा, लैंग्वेज आपकी, भाषा, लिपि, और एक होता है संस्कृति। संस्कृति, तीन चीजें हैं। भाषा को कहते हैं लैंग्वेज, लिपि स्क्रिप्ट होती है देवनागरी लिपि, और सांस्कृतिक कल्चर, ठीक है। मतलब लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, इसकी बात करते हैं। देखो अगर आपसे कोई बोलता है, जैसे कुछ बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं, अगर उनके, देखो हर बंदे के घर का माहौल अलग होता है। कुछ लोगों के घर में बोलता है क्या नाम है, क्या कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, तो कहता है मैं काम कर रहा हूँ अभी। किसी घर में ऐसे बोलते हैं ये आप क्या कर रहे हैं, तमीज से आप करके, उनकी अलग लैंग्वेज है। कुछ लोग बोलते हैं इनके बारे में व्हाट आर यू डूइंग मैन, ठीक है। अंग्रेजी चले, क्रिश्चियन फैमिलीज में मैक्सिमम इंग्लिश में बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ घर में क्या, कुछ अगर गांव साइड थोड़े जाओगे, क्या कर रहा है, एल लू क्या कर रहा है, ठीक है, इस टाइप बोलते हैं ना। तो उसकी मातृभाषा है। हमारा संविधान ये तो बोलता है कि किसी की भी भाषा में परिवर्तन लाने का अधिकार नहीं है आपको। कोई अपनी भाषा, मातृभाषा बोल रहा है वो बोल सकता है। भाई इंडिया के अंदर सेवरल लैंग्वेज चलती हैं, 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है। साउथ में जाओगे उड़िया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ठीक है, बहुत सी लैंग्वेज मिलेंगी आपको। वहां बोलने के लिए आपको रोक नहीं सकते, अब ये भाषा नहीं बोलोगे। भाई भारत का भाग है, ये उसका मौलिक अधिकार है। अगर आप रोकते ऐसा करते, रोकने से, भाषा बोलने से, तो आप आर्टिकल 29 का उल्लंघन कर रहे हो, मौलिक अधिकार है उसके, ठीक है। किसी की भी भाषा का आप सम्मान कीजिए, ठीक है। इसलिए जो हमारे इंटरव्यूज होते हैं, यहाँ पर आप IAS PCS में इंटरव्यू देने आओगे तो आपको लैंग्वेज ऑप्ट करते हैं कि आप इंटरव्यू किस भाषा में देना चाहेंगे, इंग्लिश में, हिंदी में, पहले पूछ लेते हैं। आप बोलोगे साहब मुझे इंग्लिश आती है बहुत अच्छी, ठीक है, ठीक है, इंग्लिश में को दे दो। आप कहते हैं हिंदी आती है, हिंदी में दूंगी, तो हिंदी में आपको इंटरव्यू देने का अधिकार है। तो आपको भाषा का अधिकार है। आर्टिकल 29 पूरा ऐसे आ चुका है IAS के अंदर इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पर ऐसे किसके ऊपर आ चुका है, यहाँ पर आपका कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स के ऊपर पूरा ऐसे आ चुका है 2013 के अंदर, ठीक है, UPSC में। अब लिपि, स्क्रिप्ट, भाई हम बात करेंगे हमारे इंडिया में जो हिंदी लिखते हैं वो देवनागरी लिपि है, ठीक है। मतलब सारे अक्षर लटके हुए होते हैं हिंदी की वाले, ठीक है। और अंग्रेजी जो होती है, इंग्लिश लिखता हूं मैं, ठीक है, इंग्लिश ये कौन सी, रोमन लिपि है, रोमन लिपि है, ठीक है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो भाषा चलती है वो चाइनीज है, चाइनीज मंदारियन लिपि है, मैंडेरियन, चाइनीज मैंडेरियन कहते हैं, मंदारियन लिपि है चाइनीज, ठीक है। तो ये जिसकी जो लिपि है वो उसमें लिखे, कोई फर्क थोड़ी पड़ता, ठीक है। यहाँ पर और कल्चर, भाई हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में चले आना, सबके कल्चर अलग है, ठीक है। आप नॉर्थ में चले आओ, उनका रहन सहन, खाना पीना सब अलग है। भाई कहीं गरबा करते हैं, कहीं भरतनाट्यम करते हैं, कहीं कुचिपुड़ी करते हैं, कहीं क्या नाम है आपका भांगड़ा करते हैं, सब अलग अलग है। कोई रसगुल्ला खाता है, कोई ढोकला फाफड़ा खाता है, ठीक है, कोई जलेबी खाता है, ठीक है, ठीक है। तो मतलब सबके कल्चर अलग है, सबका रहन सहन अलग है, तो सबके कल्चर का सम्मान करें, ये हमारा आर्टिकल 29 बोलता है। मतलब भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखें, समझ में आ गया। मतलब 29 बोलता है अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखें। 30, आर्टिकल 30 क्या बोलता है, ठीक है। आर्टिकल 30 आपसे साफ साफ ये बोलता है, हमारे पास अल्पसंख्यक के बारे में बात करता है, माइनॉरिटी के बारे में, बात समझना, माइनॉरिटी के बारे में बात करता है। मैं आपको इजी वे में बताता हूँ, इसको पढ़ लेना। देखिए हमारे अल्पसंख्यक दो तरह के होते हैं, एक होते हैं धार्मिक अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक, एक होते हैं भाषाई अल्पसंख्यक, भाषाई अल्पसंख्यक, रिलीजियस माइनॉरिटी और लैंग्वेज माइनॉरिटी। भाई रिलीजियस माइनॉरिटी क्या होता है, अल्पसंख्यक का मतलब माइनॉरिटी का होता है संख्या में कम, अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है, जो लोग संख्या में कम होते हैं वो अल्पसंख्यक हैं,
जैसे इंडिया के अंदर हिंदू को छोड़ के जितनी भी कम्युनिटी हैं सब अल्पसंख्यक में आती हैं, ठीक है, माइनॉरिटी में आती हैं। जैसे मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, ठीक है, पारसी हो गए, बौद्ध हो गए, सब अल्पसंख्यक है इंडिया के अंदर, ठीक है। अब सिर्फ हिंदुओं को छोड़ के सब अल्पसंख्यक संख्या में कम है। अब ये क्या धर्म के आधार पर है, मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, सिख हो गए, धर्म के आधार धार्मिक अल्पसंख्यक है। और एक होते हैं भाषाई, कोई भाषा कम लोग बोलने वाले हैं। एक भाषा ले लेते हैं कोई भी, उड़िया, उड़िया भाई उड़ीसा वाला बोलेगा, ठीक है। ये क्या है, भूटानी, ठीक है, भूतिया, भाषाओं के नाम है, ठीक है यहाँ पर। अब बात समझना, संथाली भाषाओं के नाम है। कोई भाषा कम लोग बोलते हैं तो भाषाई तौर पे वो अल्पसंख्यक होगा, इस भाषा के कम यूज होता है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो धार्मिक अल्पसंख्यक और आपका भाषाई अल्पसंख्यक अपना कोई भी शैक्षिक संस्था खोल सकते हैं, मतलब अपना कोई भी मंदिर होगा, मस्जिद होगा, गुरुद्वारा होगा, जो भी होगा उनको खोलने का, एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलने का राइट है, अधिकार है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि अगर खाली जो अल्पसंख्यक है वो अपना धार्मिक संस्था नहीं खोल सकता है, ठीक है। जैसे मान लो एक जाति, एक बरादरी होती है ज्यूज, ठीक है। एक कम्युनिटी कौन सी होती है, ज्यूज होती है, ज्यूज। अब ज्यूज को हम लोग बोलते हैं यहूदी, यहूदी बोलते हैं। यहूदी जो प्रेयर करने जाते हैं वो जाते हैं साइनागॉग में। कहा जाते हैं, साइनागॉग। इसका मतलब ये सीजीएल का रीजनिंग का क्वेश्चन भी है, बात समझ ना। ज्यूज, अगर हम बात करें इंडिया में, अगर हिंदू जाते हैं मंदिर में, टेंपल में जाते हैं, मुस्लिम मस्जिद मॉस्क में जाते हैं, ईसाई गिरजाघर चर्च में जाते हैं, और आपके पास क्या नाम है, हम बात करें गुरुद्वारा में जाते हैं सिख, ठीक है। ऐसे ही जो यहूदी होते हैं वो किस मंदिर में जाते हैं प्रेयर करने, उनको कहते हैं साइनागॉग, उनके मंदिर का नाम है यहाँ पर। तो मतलब कोई भी अगर अपना मंदिर खोलना चाहेगा, धार्मिक शैक्षिक संस्था खोलना चाहेगा, तो आर्टिकल 30 के तहत कोई भी माइनॉरिटी वाला अल्पसंख्यक है वो खोल सकता है, उसको अधिकार है पूरा पूरा, ठीक। आगे देखते हैं भाई, 31 आर्टिकल था, मैंने बताया पहले 7 मौलिक अधिकार थे, अब 6 रह गए। अब उसके बाद जो 7वां मौलिक अधिकार जो है खत्म किया गया, फिर राइट टू प्रॉपर्टी था, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को आज समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त किया, 44वें संशोधन में, 44th अमेंडमेंट में। किस साल समाप्त किया, 1978 में। बात समझ ना, अगर मुझे संपत्ति के अधिकार को हमारे पास किस वर्ष समाप्त किया गया था, 1978 में, ठीक है। या पूछ सकता है हमारे मौलिक अधिकार जो 6 हैं वो कब से हैं, 1978 से। संपत्ति के अधिकार समाप्त किस संशोधन में किया गया, किस अमेंडमेंट में किया गया, 44th अमेंडमेंट, ठीक। पहले ये क्या था, संपत्ति का अधिकार हमारे पास मौलिक अधिकार में आता था, पर आज मौलिक अधिकार में ना आके आज ये बन गया है कानून। अगर मुझे संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से बदलकर क्या हो गया है, तो ये हो गया है कानून, कानून बन गया है, ठीक है। पहले की कंडीशन देखते थे, पहले क्या था, ये संपत्ति का अधिकार कहाँ आता था, भाग में आता था, भाग 3 में। पहले संपत्ति का अधिकार भाग 3 में आता था। अगर हम बात करेंगे उसका अनुच्छेद, आर्टिकल कौन सा था इसका, आर्टिकल 31 था पहले, और इसके चैप्टर कुछ था नहीं। पर आज संपत्ति का अधिकार कहाँ आता है, आज भाग 12 में आता है, उसके चैप्टर 4 अध्याय 4 और अनुच्छेद 300A में आता है, 300 के काम है, ठीक है। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछता है संपत्ति का पहले मौलिक अधिकार के 7 थे, 7वां कौन सा मौलिक अधिकार समाप्त किया गया, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। यहाँ पर संपत्ति का अधिकार किस वर्ष समाप्त किया गया, 1978 में, ठीक है। संपत्ति का अधिकार किस संशोधन में समाप्त किया गया, 44वें संशोधन में, 44th अमेंडमेंट में। संपत्ति का अधिकार अब क्या बन गया, कानून। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में पहुंच गया, किस आर्टिकल में, 300A में पहुंच चुका है, 300 काम है, ठीक है। अगर पूछे कौन से भाग में है, भाग आपके सामने है, चैप्टर आपके सामने है, ठीक। ये हो गया 31। 32 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 32 वाला, इसको संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसको क्या कहते हैं, संवैधानिक उपचार का अधिकार। लिख देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, संवैधानिक उपचार का अधिकार, उपचार का अधिकार, ठीक है। अब ये वाला जो आर्टिकल 32 है, बात समझ ना, मैं किसकी बात कर रहा हूं, आर्टिकल 32 की बात कर रहा हूं। आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है, अंबेडकर ने ये बोला ये संविधान का हृदय और आत्मा है। मतलब आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बोला है। यहाँ पर अगर पूछे आपसे कि संविधान का आर्टिकल 32, या पूछ सकता है आपको संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा किसने बोला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। यह संविधान का हृदय आत्मा किस आर्टिकल को बोला गया, 32 को बोला गया है। किसके द्वारा बोला गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। क्यों बोला गया है आपको बताता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है।
देखिए ध्यान समझेंगे, अगर मेरा कोई मौलिक अधिकार छीना जाता है तो मैं सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ। कहाँ जा सकता हूँ? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय जा सकता हूँ। किसके अंदर? आर्टिकल 32 के अंदर। ठीक है, वैसे और किसी केस में सुप्रीम कोर्ट जाना इतना आसान नहीं है। अगर मान लो मेरा झगड़ा हो गया कहीं, ठीक है, मैं कोर्ट का जाऊंगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट जाऊंगा, सत्र न्यायालय, जिला न्यायालय, वहां जाऊंगा। अगर मैं वहां मुकदमा हार गया, उसका जजमेंट लगेगा, वो कहाँ जाएगा? फिर हाई कोर्ट जाएगा। अगर मैं हाई कोर्ट में मुकदमा हार गया, उसका जजमेंट लगेगा, फिर जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, उसमें सालों लग जाएंगे पहुंचते पहुंच सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा। उसके बाद मैं किसी कोर्ट में अपील नहीं कर सकता अपने बारे में, अपने केस के बारे में यहाँ पर। वैसे नॉर्मल तरीका तो ये होता है। बट अगर मेरा मौलिक अधिकार कोई भी छीना गया है, मुझे बोलना नहीं दिया जा रहा हो, ठीक है, या धार्मिक तौर पे अगर शोषण हो रहा हो या कुछ भी होता है, ठीक है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा अनुच्छेद 32 के अंदर। अब सब सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है इंडिया के अंदर, दिल्ली में, ठीक है, यहाँ पर हाई कोर्ट तो 25 है हमारे पास। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट मुझसे पूछेगा आपका भैया मौलिक अधिकार छीना गया है, आप किस राज्य से हो? मैं कहूँगा सर यूपी से हूँ, मैं तो उत्तर प्रदेश से। ठीक है, उन्होंने कहा अच्छा यूपी से हो आप। अब यूपी का हाई कोर्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट, या प्रयागराज, इलाहाबाद कह सकते हैं अभी। इलाहाबाद हाई कोर्ट कौन है? यूपी का हाई कोर्ट है। ठीक है, अब साहब मुझे सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? ये जो मेरा मैटर है, मेरे मौलिक अधिकार छीना गया है, वो सुप्रीम कोर्ट का बहुत सारे काम होते हैं, वो मेरा एक मैटर लेके नहीं बैठेगा, वो क्या करेगा? मेरा केस ट्रांसफर कर देगा मेरे स्टेट को। किसको? इलाहाबाद को। और ये मेरा केस का जाएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट में आ जाएगा। ठीक है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट से बोलेगा कि 30 दिन के अंदर अंदर इस बंदे का मैटर सॉल्व करो, इसके मौलिक अधिकार इसको वापस दिलवाओ। और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 226 के तहत मेरा मुकदमा सुनेगा। बात समझना। देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई इसमें, अगर मेरा मौलिक अधिकार अगर छिनता है, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा आर्टिकल 32 में। अगर मेरा मौलिक अधिकार छिना, ठीक है, और वो उसके बाद मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, कौन सा? आर्टिकल 226 में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोनों आर्टिकल हो गए यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का आर्टिकल देख लो, समझ लो। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करता है, कुछ प्रमाण पत्र देता है हाई कोर्ट को। उस रिट के आधार पर मुझे फैसला मिलता है, मतलब मुझे न्याय मिलेगा। अब वो रिट क्या होती है? सबसे पहले देखेंगे पहली रिट। देखिए पहली रिट होती है हैबेस कॉर्पस। ये पहली रिट है हैबेस कॉर्पस। हैबेस, उसके बाद कॉर्पस, ये एक ही बात है। इसको कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। इसका मतलब जैसे जो मैंने आर्टिकल 22 बताया था ना आपको, 3 चीजें, अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो मुझे कारण बताना जरूरी है। अगर उसने कारण नहीं बताया तो हैबेस कॉर्पस रिट लग जाएगी। ठीक है, यहाँ पर दूसरी कंडीशन, मुझे वकील नहीं करना दिया गया, हैबेस कॉर्पस लग जाएगी। या फिर तीसरे केस उसमें यह आ जाता है कि अगर मुझे कहना 24 घंटे के सामने मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया तो हैबेस कॉर्पस रिट लगा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, अगर वो आर्टिकल में 22 वाला उल्लंघन हुआ तो। ठीक है, तो मतलब हैबेस कॉर्पस होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। दूसरा है मैंडेमस। मैंडेमस को कहते हैं परमदेश। ठीक है, मैंडेमस परमदेश होता है। अब मैंडेमस की कंडीशन आती है हमारे पास, को परमदेश बोलते हैं। इसका उद्देश्य होता है कि कोई भी हमारे पास न्यायालय है, ठीक है, वो अवैध कार्य नहीं कर रहे, विधिपूर्ण कार्य करे। मतलब कोई भी कोर्ट है वो अवैध काम ना करे, वो विधिपूर्ण कार्य करे, कानून के दायरे में रह के कार्य करे, कानून के बाहर जाके कार्य ना करे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ये रिट आती है कानून के दायरे में कोई रह के बाहर काम करता है, मैं किसी से पैसे खा लिए, वो मेरा काम नहीं करा, तो वो कानून के बाहर दायरा हो गया, उसमें रह के काम नहीं करा तो रिट मिलेगी मैंडेमस। एक होता है प्रोहिबिशन, इसको होता है प्रतिषेध। क्या कहते हैं इसको? प्रतिषेध। इस कंडीशन में क्या होता है प्रतिषेध के अंदर? ये एक न्यायिक रिट है, मतलब जुडिशियल रिट है। इसमें क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं कि ये जो देखो हमारे पास जो कोर्ट है वो 3 है। ठीक है, नॉर्मली हम बात करेंगे, हमारे पास कोर्ट तो बहुत सारे होते हैं और ठीक है आगे बात करेंगे उसकी। तो देखिए एक सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट होता है स्टेट्स के अंदर होता है, राज्य में होता है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, सेशन कोर्ट जिले में होता है। ठीक है, यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि भाई देखो 3 कोर्ट क्यों बनाए, क्योंकि इसकी पावर अलग है, इसकी पावर अलग है, इसकी पावर अलग है, सबकी शक्ति अलग अलग है। ठीक है, डिसीजन लेने की। ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मुझे जो अधिकार ले रहा है, जो उसके पास इतना अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स वो ले ले। कौन? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ऐसा नहीं है। मतलब ये डेट इसलिए जारी की है प्रतिषेध कि न्यायालय को अपनी औकात में रखा जाए। देखो वर्ड गलत यूज कर रहा हूँ, ऐसा वर्ड नहीं होना चाहिए, फिर भी आपको बता रहा हूँ, उसके लिमिट्स में रखा जाए। न्यायालय, जो भी न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट है वो अपने लिमिट्स में काम करे, हाई कोर्ट है वो अपनी लिमिट में रह के काम करे, उसकी लिमिट में काम नहीं छोड़ दे, सुप्रीम कोर्ट का काम है वो करेगा।
ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो अपनी लिमिट पे काम करे, अगर लिमिट पे काम नहीं करेगा छोड़ दे वो काम हाई कोर्ट का हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोहिबिशन न्याय ग्रेड होता है, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद हम बात करेंगे को वारंटो। को वारंटो जैसे हम बात करेंगे को वारंटो क्या होता है, ये भी एक न्याय मतलब कहते हैं को वारंटो मतलब इस तरह का इसका मुख्य उद्देश्य होता है किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक पद पे अवैध रूप से धारण करने से रोकना। मतलब कोई भी इंसान कोई भी सार्वजनिक पद है जो पब्लिक का जो मतलब पोस्ट है उसको इलीगल तरीके से हथियाता है, उसको रोकना, उसके लिए ये रेट ला सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास रेट कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, सॉरी एक रह गई है इसमें, हाँ ये रह गई है, ये रही सर्ट्रियो, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका काम क्या होता है, ये भी न्यायिक रेट है, ये न्यायिक रेट है और एक न्यायिक रेट ये वाली, ये दो हैं जुडिशियल रेट, ये वाली जुडिशियल रेट मैं भी रिवाइज करा दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये दो काम का दोहरा कार्य करती है, एक निवारक एक सुधारक। मतलब अगर कोर्ट कचहरी में कानून में कोई कमियां आ रही हैं सुधार करना है, वो सुधार करने का काम कौन करेगा, ये रेट करेगी, कौन सा, आपको उसको क्या उसको एप्लीकेबल करवाएगी, ठीक है। कौन है, सिट्रियो, ठीक है। और सिट्रियो कहते हैं उत्प्रेषण, कहते हैं उत्प्रेषण। दोबारा सुनना है इसको ध्यान से, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, रेट 5 रेट है। हैबेस कॉर्पस की बात करते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं इसको। इसका मतलब होता है आर्टिकल 22 में अगर आपको उल्लंघन होता है कुछ भी, जो 22 में बताया देख लेना, 22 में उल्लंघन हो तो आप हैबेस कॉर्पस ला सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैंडेमस आता है, इसको परमादेश बोलते हैं। इसमें कहता है कि जो न्यायालय है विधिपूर्ण कार्य करे, लीगली काम करे अपने अपने दायरे में रहते हुए, ठीक है। मतलब विधिपूर्ण कानून के हद में रह के काम करें, ठीक है। प्रोहिबिशन प्रतिषेध होता है, प्रतिषेध का मतलब होता है कि ये न्यायिक रेट है। इसमें क्या होता है प्रतिषेध में कि ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को एक लिमिट में रखता है कि जिसका जो काम है वो अपना काम करे, किसी दूसरे काम में टांग ना अड़ाए, ठीक है। और ये सिट्रियो, ये भी एक न्यायिक रेट है, ये सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो कमियां चल रही होती हैं या लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है या लेट न्याय मिल रहा है तो ये उसमें सुधारक का और निवारक का काम करती है। सुधार करने का काम कौन है, ये उत्प्रेषण कहते हैं इसको, ठीक है, न्यायिक रेट है ये भी। और को वारंटो, कोई इंसान कुछ सार्वजनिक पब्लिक की जो पोस्ट है बढ़िया, वो जो पब्लिक के हित के लिए काम करता है, अगर वो पोस्ट इलीगल तरीके अवैध रूप से हथियाता है तो उसके लिए ये रेट ला सकता हूँ को वारंटो, ठीक है। इसके लिए हो गई हमारे पास यहाँ। अब बात करते हैं आर्टिकल 33, ठीक है, आर्टिकल 33 की बात करता हूँ यहाँ पर। आर्टिकल 33 क्या है हमारे पास, जैसे मान लीजिए हमारे मौलिक अधिकार 6 वो तो हो गए। जैसे हमारे पास आर्म फोर्सेज होती हैं भाई, आर्म फोर्सेज में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। हमारे पास 3 फोर्सेज हैं जैसे नॉर्मली एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, वो आ गए। इसके अलावा और भी फोर्सेज है हमारे पास, CRPF, CISF, ठीक है, ITBP, ठीक है, यहाँ पर और फोर्सेज हैं। अगर मान लो ये फोर्स तैनात है और देश में आपातकाल की स्थिति लग गई तो यहाँ पर इनके मौलिक अधिकार को पार्लियामेंट, संसद छीन लेगा। बात समझना, इनके मौलिक अधिकार को संसद को छीनने का अधिकार है, इसका मतलब समझते हो। मतलब जैसे मान लो इंडिया चाइना में मतलब अभी युद्ध जैसी स्थिति चल रही है, ठीक है, यहाँ पर बॉर्डर्स पर सवाल आता है हमारे सामने, भैया युद्ध जैसी स्थिति चल तो रही है इंडिया चाइना के बीच में, दोनों के बीच में, बट यहाँ पर अगर युद्ध हो गया, बाई चांस अगर युद्ध हो गया तो उस केस में जो फौजी, जो सिपाही छुट्टी लेके अपने घर गए हुए हैं, शादी करने गए हैं, तो उनके पास ऑर्डर्स आ जाएंगे, भैया देखो उनको घूमने का अधिकार है, छुट्टी लेने का अधिकार है इनको, ठीक है, ये मौलिक अधिकार है उनका, ठीक है। बट संसद को, पार्लियामेंट को अधिकार है उनके उस अधिकार को कैंसिल करना। वो घर पे आके सामान रखा है, फोन आ जाएगा या लेटर पहुंच जाएगा कि सब आपको वापस ड्यूटी ज्वाइन करनी है क्योंकि युद्ध स्टार्ट होने वाला है, आपको तैयारी करनी है उस चीज की। तो उनके मौलिक अधिकारों कैंसिल हो गया यहाँ पर आर्म फोर्सेस के। और ये कब होता है, मार्शल लॉ के टाइम होता है, ठीक है, ऐसा होता है मार्शल लॉ, इमरजेंसी के टाइम पे ऐसा कुछ किया जाता है, ठीक है। ये आर्टिकल 33 हो गया। अब भाई आर्टिकल 33 तो संसद मौलिक अधिकार कैंसिल कर रही है, तो 34 क्या करती थी, भरपाई। 34 आर्टिकल क्या करेगा, इसकी भरपाई। अगर जैसे मान लीजिए किसी का मौलिक अधिकार छिन रहा है तो उसका कंपनसेशन, इसकी क्षतिपूर्ति कौन देगा, मतलब जो उसका डिपार्टमेंट होगा वो क्षतिपूर्ति देगा, पार्लियामेंट इसको ऑर्डर देता है, संसद इसको ऑर्डर देता है। एग्जाम्पल देखते हैं, भाई पुलिस वाले हैं, पुलिस की पूरे साल जॉब रहती है, ठीक है, पूरे साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है, 12 महीने होते हैं एक साल के अंदर, और पूरे 12 महीने जॉब है। साल में कुछ छुट्टियां अलॉट होती है पुलिस वालों को, ठीक है। अब पुलिस वाले साल में 12 महीने जॉब कर रहे हैं, कुछ छुट्टियां मिल रही हैं, छुट्टियों में घर जा रहा है, ठीक है। होली में भी अपने घर नहीं जाते, दिवाली पे घर नहीं जाते, ईद दशहरा त्यौहार पे घर नहीं जा रहे हैं अपने, ठीक है। अब 12 महीने जॉब करने के बाद पुलिस वालों को सैलरी मिलती है 13 महीने की। कितने महीने की,
13 महीने की सैलरी मिलती है, 1 महीने ज़्यादा सैलरी मिलती है, इसका मतलब क्षतिपूर्ति के नुकसान को पूरा भरपाई कौन कर रहा है? हमारे पास पार्लियामेंट कर रहा है उस ऑर्डर देके, तो ये आर्टिकल 34 बनता है। ठीक है, मतलब आर्टिकल 34 क्या बनता है? रिस्टोरेशन। ठीक है, जो उसको नुकसान हुआ है वो उसको रिस्टोर करना उस चीज़ को, तो ये आर्टिकल 34 बोलता है। ठीक, और 35 बोलता है कि अगर मौलिक अधिकार में कोई भी संशोधन करना है, मौलिक अधिकार में कोई भी बदलाव करना है, फंडामेंटल राइट में संशोधन अगर करते हैं, फंडामेंटल राइट में मतलब अमेंडमेंट करते हैं, तो उसको अमेंडमेंट सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है। ये ऑप्शन एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, पूछ चुका हूँ। ये आर्टिकल 35 बोलता है मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार किसको है? सिर्फ संसद को है। ठीक है, पार्लियामेंट मतलब होता है संसद। ठीक है, यहाँ पर तो हमारे पास क्या था? ये 35 तक आर्टिकल देखे हमने, तो हमने देखिए 32 में क्या देखा, आपको पता है 32 क्या रेट देखी। 33 में अगर मतलब जो हमारे पास आर्म फोर्सेस होती हैं उसके मौलिक अधिकार को छीन सकता है पार्लियामेंट मार्शल लॉ के समय। 33 34 में उसकी क्षतिपूर्ति करेगा। 35 में संसद को अधिकार है कि मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार, अमेंडमेंट करने का अधिकार संसद को होता है। तो हमारे पास ये पूरा मौलिक अधिकार कवर हो गया। आप क्वेश्चन लगा सकते हो, कोई दिक्कत हो, डाउट में आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उसका आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है t.me/Dr_Zishan_sir। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe this channel to get more updated videos. Okay, thank you. Thanks a lot.